नाउ स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट, सेंटर ऑफ मास। लास्ट क्लास में बच्चों हमने वर्क एनर्जी एंड पावर को फिनिश किया, और इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जरा सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। देखिए सेंटर ऑफ मास का अंदाजा इस तरीके से आप लगा सकते हो। मान लो मैंने आपको एक यूनिफॉर्म मास की रॉड दे दी। यूनिफॉर्म मास का मतलब है कि मास इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे जैसे आप चैप्टर में और एंट्री अभी करोगे तो आपको यूनिफॉर्म का और भी अच्छी तरीके से मतलब समझ में आएगा। लेकिन मान लो, आप समझ लो बच्चों कि हमने आपको एक रॉड दी इस तरीके से। चलिए मान लीजिए यही रॉड है हमारे पास, या इसको ले लेते हैं इस तरीके से, एक यूनिफॉर्म मास की रॉड है। यूनिफॉर्म मास का क्या मतलब होता है, मास इसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस बात को और टेक्निकली अभी हम चैप्टर में आगे जाएंगे तो समझेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बट अभी के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि इसको बैलेंस करो, तो आप इसको किस तरीके से बैलेंस करते हो? ऐसा खेल आपने बचपन में जरूर खेला होगा कभी, ठीक है, या आपके किसी फ्रेंड ने आपको दिखाया होगा इसको बैलेंस करके, इस पेन को इस तरीके से, ठीक है ना। अब मेरे से तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बच्चों ध्यान से चेक करिए। आप यहां कहीं अगर इसके मिड में ऐसा फिंगर रखोगे तो शायद ये बैलेंस हो जाए। बैलेंस का मतलब समझ लो ना इधर गिरे और ना इधर गिरे। ठीक है, कहने का ये मतलब है बच्चों, अगर आपके पास एक यूनिफॉर्म रॉड है कुछ इस तरीके से, यहां पे देखो जरा, यूनिफॉर्म रॉड का मतलब मास इसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये इस तरीके से एक मेटल की रॉड थी और इसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट। और मैंने बोला कि भाई आप इसको क्या करो, बैलेंस करो। तो आपने इसको बैलेंस किया कैसे? आपने एकदम इसके मिड पॉइंट पे, मान लो रॉड का नाम क्या है, ए बी, और इसका मिड पॉइंट क्या है आपका, एम है। ठीक, ये मिड पॉइंट है एम, तो एम के अबाउट आपने इसको बैलेंस कर लिया। ये वाला पॉइंट गया आपका एम, करेक्ट। तो ध्यान से सुनिए बच्चों, हम अज्यूम करते हैं, हम हर एक बॉडी में अज्यूम करते हैं एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड है। ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब हम ऐसा मान लेते हैं कि बॉडी का पूरा मास उसी पॉइंट पे, ऐसा फिजिक्स में हम मान लेते हैं। अब आप खुद सोचो जरा, ध्यान से देखो जरा, क्या इस बॉडी का पूरा मास इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है? नहीं भाई। अगर मान लो ये 2 किलोग्राम की रॉड है, तो क्या सारा का सारा 2 किलोग्राम क्या यहां पर है, इस पॉइंट पे, यानी कि इसके मिड पॉइंट पे? तो जवाब है नहीं। लेकिन फिर भी हमने मान लिया। क्यों मान लिया है? इससे कुछ कैलकुलेशंस हमारी इजी हो जाती हैं, इसलिए हमने मान लिया है। तो बच्चों ध्यान से सुनिए, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे बॉडी का पूरा मास हम अज्यूम कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड है। और अजम्पशन तो हम लोग फिजिक्स में लेते ही रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, ठीक है ना। और जब आपकी कैलकुलेशंस आसान हो जाएंगी, आपके कॉन्सेप्ट्स आसान हो जाएंगे, तो डेली लाइफ में डिफरेंट टाइप्स की आप मैकेनिक्स करते हो, आपने देखा डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स आपने बना के रखी हुई हैं, तो वहाँ पे ये एप्लीकेशंस आप लगा के किसी जटिल प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर सकते हो, और कोई बात यहाँ पर नहीं है। नाउ अब ध्यान दें बच्चों, ये जो पॉइंट होता है जहां पर सारा का सारा मास आपने कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम किया हुआ है, ठीक है, इसको ही आपने सेंटर ऑफ मास बोला। अब इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से अगर आप डिफाइन करना चाहें तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं क्या, कि सेंटर ऑफ मास स्पेस में वो पॉइंट है। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनिए। सेंटर ऑफ मास स्पेस में वो पॉइंट है, स्पेस बोल दिया मैंने, स्पेस में वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करते हैं, होता नहीं है, अज्यूम करते हैं। अब स्पेस में एक ऐसा पॉइंट जहां पर किसी बॉडी का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम किया जाता है, उसको सेंटर ऑफ मास बोला जाता है। यानी कि अब सर आपने स्पेस में बोल दिया, कहने का यह मतलब है क्या बॉडी का सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है? हाँ, अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि मान लीजिए बच्चों एक बैंगल है, बैंगल मतलब चूड़ी जो होती है, ठीक। अब ये चूड़ी इस तरीके से आपको दिखाई पड़ती है, ध्यान से चेक करिए, एक बैंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चूड़ी है, मास यहां देखो इसके सर्कमफेरेंस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है मास, उसके बावजूद भी आप देखोगे कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होता है, वो अभी आप चैप्टर में धीरे धीरे आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास कहां होता है, ध्यान सुनो, ए यहां पर होता है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब जहां पर आपने कंपास रख के इसको ऐसा खींचा था ना, मान लो सर्कल है भाई ऑब्वियसली, ठीक है ना, तो कंपास रख के जिस सेंटर पे आपने इसको इस तरीके से बनाया था, इस बैंगल को या इस सर्कल को, ठीक है ना, तो ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है यही क्या है, सेंटर ऑफ मास है। इसलिए मैंने बोला, अब देखो जरा, देखा ये पॉइंट हमने अज्यूम किया हुआ है। अब एक बात बताओ, क्या इस बैंगल का, इस चूड़ी का, है ना, चूड़ी ग्लास की बनी हुई है ना, तो क्या इस चूड़ी का सारा मास क्या यहां कॉन्सेंट्रेटेड है? यहां तो बच्चों स्पेस है, यहां तो कोई मास ही नहीं है, चूड़ी का सारा मास तो इसके सर्कमफेरेंस पे। उसके बावजूद भी हमने इसको सेंटर ऑफ मास बोला। तो सेंटर ऑफ मास एक तरीके का अजम्पशन है फिजिक्स में। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे सारा का सारा मास स्पेस में, किसी ऑब्जेक्ट का सारा मास स्पेस, ये एक ऐसा पॉइंट है स्पेस में जिस पॉइंट पे किसी ऑब्जेक्ट का सारा मास आप कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम करते हैं। इससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती होगी, ठीक है। तो बच्चों क्या इस बात को हम नोट कर लें?
ठीक है ना, क्या इस बात को हम नोट कर लें? ठीक है, अच्छा ये जो रॉड बैलेंस करने वाली बात करी थी मैंने, ठीक है ना, अभी इस पे फिर से आते हैं दोबारा, अभी इस पे फिर से आते हैं, लेकिन सबसे पहले आप डेफिनेशन थोड़ा सा नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी डेफिनेशन पहले से नोट करो आप, कॉम की। इसको बच्चों हम शॉर्ट में कॉम बोलेंगे, ठीक है, COM। क्या बोलोगे आप इसको शॉर्ट में? कॉम। बस ऐसा ही शॉर्ट नाम रख दिया इसका, COM, कॉम, सेंटर ऑफ मास। ठीक है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ मास। ओके, नाउ डेफिनेशन नोट कर लेते हैं बच्चों। चलिए नोट करिए, मैं बोल रहा हूँ, नोट करिए आप फटाफट। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऑन कर लूँ, है ना। इट इज अ पॉइंट इन अ स्पेस, इट इज अ पॉइंट इन अ स्पेस अबाउट विच, it is a point in a space about which center of mass. Okay, so it is a point in a space about which it is a point in a space, in a space about which whole mass of, थोड़ा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, whole mass of body, होल मास ऑफ बॉडी, बॉडी का पूरा मास आप अज्यूम करते हो कि भाई इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। होल मास ऑफ बॉडी कैन बी assumed to be concentrated, can be assumed to be concentrated। जैसे कि इन दोनों डायग्राम में यदि हम आपको दिखाएं तो इस पॉइंट को हम कॉम बोलेंगे, COM, सेंटर ऑफ मास। ठीक, और इस पॉइंट को भी हम क्या बोलेंगे यहां पर, मैं आपको दिखा देता हूं, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे यहां पर, कॉम। ये बैंगल है, ठीक है, ये बैंगल का कॉम है। तो देखा आपने, एक अंदाजा तो आपको लग ही गया कि कॉम जो है यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है, ये पॉइंट बॉडी में भी रह सकता है, मतलब एग्जैक्टली यहां पर होगा रॉड में। ठीक, मैंने यहां दिखाया, आप उसके मिड पॉइंट पे एकदम एग्जैक्टली यहां पर मिडिल में आप समझना। ये इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक, ये इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉम है इसका, ये वाला पॉइंट, सही है। अच्छा ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स अब ध्यान से सुनिए, कभी ना कभी आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम भी सुना होगा। किसका नाम सुना होगा आपने? सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, कभी ना कभी। खासकर आईसीएससी के जो बच्चे होंगे, आईसीएससी से अगर आप पढ़े हो तो आपकी बुक में कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जिक्र था क्लास 9 की फिजिक्स में, ठीक है ना। बहरहाल अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या सेम है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, हमारे लिए अभी सेम है। सुन लो, हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं ना, ठीक, ओके। मैं अभी आपको डिफरेंस थोड़ा बता दूंगा। तो क्लास 11th के लिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट, COG और COM, ठीक है ना, दोनों ही हमारे लिए क्या है, अभी सेम है। लेकिन क्या ये एक दूसरे से डिफरेंट, क्या इन दोनों में कुछ अंतर होता है? तो जवाब है हाँ, अंतर तो होता है। ये डिपेंड करता है बच्चों एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पे, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू पे। ठीक है, आइए आपको बताते हैं। तो ध्यान से चेक करिए इसको, यहां पे देखिए जरा, इसको समझते हैं हम कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सेंटर ऑफ मास किस तरीके से डिफरेंट है। तो इट इज डिफरेंट, और ये इट इज हमने किसके लिए लगाया है? कॉम के लिए। तो मैं लिख देता हूं, किसकी बात कर रहे हैं हम? कॉम की। कॉम का मतलब है सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट, सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का आप क्या बोला करोगे? COG, ठीक, COG। तो क्या ये दोनों डिफरेंस है? क्वेश्चन मार्क्स लगा दिया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिए, इसको हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है ना, मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, ठीक, और इसी रॉड को मैं फिर से बना लेता हूं यहां पर। ठीक, दो बार एक ही रॉड को बनाया, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या? इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, इसका मास रुक जाओ, इसको थोड़ा सा ना पतला करना पड़ेगा, रुक जाओ एक मिनट। दो रॉड बनाई बच्चों, अब दोनों के अंदर जो मास है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखिएगा। मास मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है, थोड़ा अगर मैं आपको केमिस्ट्री में लेके जाऊं, ठीक है स्टूडेंट्स,
तो यहां पर देखिएगा इसके जो पार्टिकल्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लगभग एक समान तरीके से, एक जैसे तरीके से। मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पे मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज्यादा है, कहीं कम है, ये होमोजीनियस तरीके से आप बोल सकते हो, ये होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, करेक्ट। लेकिन यहां पे स्थिति देखिए जरा, यहां पे देखिए, यहां पर देखिए बच्चों किस तरीके से, थोड़ा सा यहां पे मॉलिक्यूल्स को दूर दूर दिखाया और इधर आते आते मॉलिक्यूल्स को मैंने पास पास दिखा दिया। भाई मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी होंगे अंदर, उनकी वजह से ही तो मास होगा ना। तो अब आप क्या बोलोगे बताओ, ये क्यों भाई, ये वाली रॉड और ये वाली रॉड में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? यस सर डिफरेंस है। इसका तो मास बच्चों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन इसका मास कैसा है? नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब ये वाली रॉड उस साइड में ज्यादा भारी है, राइट हैंड साइड में ज्यादा भारी, इधर मॉलिक्यूल्स इतने वॉल्यूम में या इतनी लेंथ में यहां मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहां पर कम है, तो इधर हल्की हो जाएगी, इधर भारी हो जाएगी, सही है ना। और यहां पर देखिए जरा ध्यान से बच्चों, यहां पर जरा ध्यान से जरा चेक करिए, देखिए इसमें क्या है, जितना इधर ये है उतना ही इधर है, उतना ही इधर है, मतलब उसी तरीके से मास एक समान रूप से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, आप क्लियरली इस डायग्राम से देख सकते हैं। सो हमने इसको बैलेंस किया, सबसे पहले ये वाली रोड को हमने बैलेंस किया, तो ये रॉड मेरी एकदम मिड पॉइंट पे बैलेंस हो जाती है, ऐसा फिंगर लगा के मैंने इसको बैलेंस किया, ठीक। तो ये वाली रॉड एकदम मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट के अबाउट बैलेंस हो जाती है, ये इस तरीके से, यहां मैंने फिंगर लगाई और ये बैलेंस हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। माना कि रॉड की लेंथ कितनी है? एल है, माना कि रॉड की लेंथ कितनी है आपकी? एल है, सही है। तो ये वाले एंड से L/2 और ये वाले एंड से L/2, ये लीजिए भाई L/2 ये वाला पॉइंट, और ये वाले एंड से भी L/2, तो देखा मिडिल में ये बैलेंस हो गई, मिडिल में ये बैलेंस हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये क्या आपका, ये यूनिफॉर्म मास है। यहां पर रॉड का मास कैसा है बताओ? यूनिफॉर्म मास है। अब थोड़ा ध्यान देना जरा, ध्यान देना जरा मेरी बात पे, देखो अगर मैं इसको बैलेंस करने के लिए बोलूं, खुद सोचिएगा और अंदाजा लगाइएगा, ध्यान से जरा चेक करिए, ये रॉड है, ठीक, ये रॉड है, इधर मास कम है और इधर मास ज्यादा है, जैसे कि मान लो इस पेन की कैप मैंने यहां से हटा दी, ठीक, तो इधर मास कम हो गया और इधर मास ज्यादा हो गया। तो अब आप खुद सोचो, इसको अगर बैलेंस करना होगा तो भाई जिधर भारी है उधर ही फिंगर आप, अगर आप इसको यहां रख के बैलेंस करोगे नहीं बैलेंस होगा, आपको फिंगर कहां लगानी पड़ेगी? जिधर भार ज्यादा है, भार से हमारा मतलब है जिधर मास ज्यादा है, ठीक है ना, जिधर मास ज्यादा है उधर ही तो आप फिंगर लगा के इसको बैलेंस करोगे। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, आप खुद से सोचिए बच्चों, ठीक है भाई। एक रॉड हमने आपको दे दी, अब अंदर का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो मैंने तुम्हें नहीं दिखाया उसका, हाँ, इधर मॉलिक्यूल्स उसके ऐसे हैं और उधर ऐसे, उधर ज्यादा भारी है, हमने कहा इसको बैलेंस करो। अब तुम बोल लो सर ये वाली रॉड में तो सर मिडिल में लगा रहा हूं तो बैलेंस हो जा रही है ऐसे करके, लेकिन सर ये वाली रॉड में सर फिंगर यहां कहीं लगानी पड़ रही है, कहां कहीं, यहां कहीं लगानी पड़ रही है, ये आप खुद सोचो, जिधर ज्यादा भारी है उधर आपको मजबूरी में जाके फिंगर लगानी पड़ेगी यहां पर, ये इस पॉइंट के अबाउट बच्चों बैलेंस होता है, ठीक, ये इस पॉइंट के अबाउट क्या होता है? बैलेंस होता है, ये इस अबाउट के पॉइंट, इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस होता है। मान लीजिए ये वाली लेंथ है L1 और ये वाली लेंथ है L2। अभी हम आते हैं इस क्वेश्चन पे, आते हैं जो हमने ऊपर लिख के रखा हुआ है, रुक जाइए, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये चीज है, तो यहां पर मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, समझ जाओगे, नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। नाउ सुनो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा जरा, देखिए जरा, बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो, देखो अब इस सवाल पे आते हैं, क्या सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डिफरेंट है? तो जवाब है कि अगर आप एक ऐसे रीजन में हो या बॉडी एक ऐसे रीजन में, ध्यान से सुन लीजिए, एक बॉडी फिजिक्स में, ये रही आपके सामने रॉड, एक बॉडी बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, यस सर, ठीक। तो अगर वो बॉडी ऐसे रीजन में, ऐसे क्षेत्र में कि हर एक पार्टिकल के लिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, हर एक पार्टिकल के लिए अगर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों सेम है, ठीक है ना, तो क्या होगा? जो सेंटर ऑफ मास होगा वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी। बात समझिए थोड़ा सा, देखिए समझोगे क्या आप? ध्यान से इधर देखो जरा, मान लो बच्चों जो आपकी बॉडी है, हाँ, अब इस बॉडी में मैं कुछ पार्टिकल्स दिखा रहा हूं भाई, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बनी, कुछ दिखा रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऐसे है ना, समझिएगा जरा। देखिए बच्चों,
मान लीजिए क्या कि ये वाले पार्टिकल के लिए भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, इसके लिए भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, इसके लिए भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, मतलब ये एक ऐसे रीजन में है जहां पे जी कांस्टेंट है, जहां पे जी कांस्टेंट है। और ऑब्वियसली अगर मैं और आप लैब में अगर काम कर रहे हैं, हम लोग अपने स्कूल की लैब में अगर काम कर रहे हैं, या हम अपने घर में हैं, ठीक है, या आप दिल्ली में रहते हो, मुंबई में रहते हो, कहीं पे भी रहते हो, तो आपके लिए अगर मैं ऐसी रॉड दे दूं, तो रॉड के हर एक पार्टिकल के लिए, रॉड के हर एक पार्टिकल के लिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो सेम होगा यार। हाँ, क्योंकि स्पेस में जहां अभी हम हैं धरती पे, है ना, जहां मैं अपने घर में यहाँ, ठीक है, दिल्ली में हो, आप मुंबई में हो, अपने क्लासरूम में हो, तो भैया ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे लगभग एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सेम है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास, और पोल्स वाले रीजन में चले जाओगे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के आसपास। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी बहुत बात आपने 9th क्लास में पढ़ के रखी है, कौन सी मैं आपको याद दिला दूं, थोड़ी बहुत बात आपने 9th क्लास में पढ़ के रखी, मैं आपको याद दिला दूं, कौन सी बात सर, कौन सी बात सर, ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे आप, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक, ये अर्थ का सरफेस है, ठीक, ये अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है। क्या आपने पढ़ा है, बताइए, क्या आपने पढ़ा है बच्चों, बताइए। जैसे जैसे आप, ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस से आप ऊपर अगर जाओगे, मान लो आप माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते चले जा रहे हो, हिमालय पे अगर आप चढ़ते चले जा रहे हो, माउंट एवरेस्ट पे अगर आप चलते, बहुत ऊंचाई पे अगर आप चले गए, तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है ना सर, यस सर, डिक्रीज होता है सर। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मान लीजिए ये आप ग्राउंड से, थोड़ा समझिएगा जरा, ये आप ग्राउंड से ऊपर जा रहे हो, ठीक, जो हाइट बढ़ती है ग्राउंड से, तो जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। इतना तो सबने पढ़ा हो, जिसने नहीं पढ़ा इतनी बात तो आप याद कर सकते हो, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू ऊपर जाने पर धीरे धीरे डिक्रीज करती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, ये मैं लैब में खड़ा हुआ हूँ, जरा समझना बच्चों, ये मेरी लैब है स्कूल की, स्कूल गया और मैं लैब में खड़ा हूँ, तो भाई लैब में मैं इस रॉड को अगर लेके खड़ा हुआ हूँ, और रॉड ऑब्वियसली बड़ी छोटी सी रॉड है, ये 1 या 2 मीटर की रॉड है, आधे मीटर की रॉड है, हाफ मीटर की रॉड है, तो बच्चों हर एक पार्टिकल के लिए, हर एक पार्टिकल के लिए जी की वैल्यू सेम होगी, हर एक पार्टिकल के लिए अगर जी की वैल्यू सेम होगी, ठीक है ना, तो आप उस टाइम क्या बोलोगे कि इसका सारा का सारा वेट, अब शब्दों पे ध्यान देना, वेट का फॉर्मूला आपको पता है, m इंटू जी होता है भाई, इतना तो पता होगा 9th क्लास में। वेट भी एक तरीके का फोर्स होता है सर, जितने फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचती वो वेट होता है, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी। ध्यान से सुन लेना भाई, वेट का फॉर्मूला तो सभी बच्चों को याद होगा, ठीक, वेट का फॉर्मूला तो सभी बच्चों को याद होगा, क्या होता है, टोटल मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बताओ भाई, अगर इसको मैं लैब में बैलेंस करने के लिए बोलूं, इसमें मास भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हर एक पॉइंट के लिए, ध्यान सुन लो, हर एक पॉइंट के लिए जी की वैल्यू, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम है, क्योंकि तुम्हारे लैब में जहां तुम खड़े हो, वहां पर हर एक स्पेस में, हर एक पॉइंट पे, स्पेस में हर एक पॉइंट पे जी की वैल्यू सेम है, और ये जो पॉइंट्स हैं रॉड के, ये स्पेस में ही तो है एक तरीके से भाई, स्पेस में, जिस लैब में आप खड़े हो उसमें ही तो इन्होंने जगह बना के रखी है, तो जी की वैल्यू सबके लिए सेम है। तो इस रॉड को जब आप बैलेंस करोगे, तो मीन इसकी मिडिल पोजीशन के अबाउट ये यहां से बैलेंस हो जाएगी। कहने का मतलब है, इसका जो टोटल वेट है ऐसे यहां पर लग रहा होगा, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो, और यहां फिंगर लगा के आपने इसको रोक लिया, तो ध्यान से सुनिए, आप ऐसा सोच रहे हो कि इसका टोटल वेट जो है बॉडी का, वो कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां पर, ऐसा आप सोच रहे हो, टोटल mg इसका कहां कॉन्सेंट्रेटेड है, यहां पर, ऐसा आप सोच रहे हो, ठीक। तो आपने कहा कि भैया इसका जो टोटल वेट है यहां लग रहा है, टोटल वेट यहां लग रहा था, तो यहां मैंने फिंगर लगा दी, तो मैंने इसको बैलेंस कर लिया, तो देखा आपने, आपने इस पॉइंट पे इसका टोटल वेट भी अज्यूम कर लिया है, ठीक, और इसी पॉइंट पे आपने इसका टोटल मास भी अज्यूम कर लिया है कॉन्सेंट्रेटेड, टोटल मास भी इसी पॉइंट पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड, ऐसा आप सोच रहे हो, और टोटल वेट भी इसी पॉइंट पे क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। तो यही पॉइंट क्या हो गया आपका, यही पॉइंट क्या हो गया इस टाइम, यही पॉइंट क्या हो गया बच्चों, यही कॉम कहलाएगा, और यही COG, यही सेंटर ऑफ मास कहलाएगा, यही सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। लेकिन 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 बट, अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो यही डायग्राम मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। मान लो बच्चों, मैंने क्या किया, मान लो मैंने क्या किया, मान लो मैंने क्या किया, मेरे पास कोई मैजिक वैजिक आ गया, कोई जादू वादू आ गया मेरे पास, और मैंने क्या किया, मेरे पास यही रॉड है मान लो, ठीक। अब यार मान लो, मानने तो कुछ भी हो सकता है ना, मान लो मेरी लैब में ऐसा हुआ, अरे भाई मान लो मैंने कुछ लैब में ऐसा कर दिया, है ना, कि यहां पर तो जी की वैल्यू कुछ और है, लेट अस से G1,
ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पे भी मान लो G1 है, इस पॉइंट पे भी मान लो G1 है, ठीक। फिर इन पॉइंट्स के लिए G2 है, मतलब हर एक पॉइंट के लिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग है, या कुछ पॉइंट्स के लिए अलग है और कुछ पॉइंट्स के लिए सेम है, ऐसा भी आप मान सकते हो। मतलब कहने का मतलब है कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक पॉइंट के लिए सेम नहीं है, हर एक पॉइंट के लिए सेम नहीं है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि इन सभी पार्टिकल्स के लिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी G1 G1 G1, और इधर वाले पार्टिकल्स के लिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, G2 G2 G2। और मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्या, कि G1 इज ग्रेटर देन G2। अरे भाई मान लो, हमारी लैब में कुछ ऐसा हुआ कि ये वाले रीजन में एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा, इधर कम। अब बताओ वेट किधर आएगा ज्यादा, वेट, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल का या हर एक पार्टिकल का मास तो लगभग सेम है, तो वेट किधर आएगा ज्यादा, वेट कैसे निकाल दो, m इंटू जी से, तो m इंटू G1 उधर का ज्यादा आएगा ना। मैं आपको बता रहा हूं उधर की एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान लो भाई ज्यादा है, वैसे ऐसा प्रैक्टिकली संभव नहीं लेकिन मान लो, तो क्या होगा, बॉडी का m इंटू जी उधर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। मतलब जिस पॉइंट पे आप वेट अज्यूम कर रहे थे, ध्यान से सुन लेना भाई, जिस पॉइंट पे आप टोटल वेट कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम कर रहे थे वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि इसका COG इस बार इधर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन सेंटर ऑफ मास थोड़ी ना शिफ्ट होगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे मास को कॉन्सेंट्रेटेड अज्यूम किया जाता है, वेट को नहीं। बॉडी का टोटल वेट जिस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो COG, तो वो उधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उधर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा था, तो अब उधर वाले पार्टिकल्स का m इंटू जी ज्यादा मिलेगा, तो जो टोटल वेट है वो उधर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, ठीक। लेकिन जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या थी, जहां पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, ठीक, तो भाई सेंटर ऑफ मास तो यही रहेगा ना जो था इसका मिड पॉइंट, तो सेंटर ऑफ मास यही। कहने का मतलब क्या है, अभी लिखवा दूंगा, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनिए बच्चों, सीधी साफ बात, कि अगर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, अगर हर एक पॉइंट के लिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, तब तो जो पॉइंट उसका सेंटर ऑफ मास होता है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। लेकिन अगर जो बॉडी आपको दी हुई है उस बॉडी के हर एक पार्टिकल के लिए अगर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग आ रहा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करेंगे। कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट पे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। फील मैंने आपको करा दिया। रियलिटी में अगर आप ऐसा चाहते हो करना, तो आप क्या करोगे पता है, ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक, ये माउंट एवरेस्ट की चोटियां हैं, और एक इतनी बड़ी रॉड ले आओ जो माउंट एवरेस्ट की लेंथ के इक्वल हो, एक इतनी बड़ी रॉड ले आओ जो माउंट एवरेस्ट की लेंथ के इक्वल हो, ठीक। और इस रॉड में अब आप समझ सकते हो ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, तो इस रॉड के लिए पता है हर एक पार्टिकल के लिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग अलग होगा, भाई चेक कर लो, क्योंकि ऐसे रॉड को आपने खड़ा कर दिया माउंट एवरेस्ट की लेंथ में इस तरीके से वर्टिकली ग्राउंड पे, सही है? तो जो ऊपर वाले पार्टिकल्स होंगे बच्चों उनके लिए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम, जी की वैल्यू कम हो जाएगी, और जो यहाँ पार्टिकल होंगे उनके लिए जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सभी पार्टिकल्स का कितना है, G1 है, ठीक, और इन सभी पार्टिकल्स का एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, G2 है। कंडीशन आप देख रहे हो, G1 इज ग्रेटर देन G2, मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका वेट कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे, मतलब समझो इसका टोटल वेट कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड मानोगे आप, यहां कहीं, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास तो वो पॉइंट था जिस पॉइंट पे टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है, मतलब सेंटर ऑफ मास तो अभी भी यहीं पर है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, तो क्या अब हम लोग नोट कर लें, यही क्या है, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास इस बार COG के साथ कोइंसाइड नहीं करेगा, बिकॉज एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द डिफरेंट पॉइंट्स आर डिफरेंट, ओके। तो आइए नोट कर लेते हैं इन सब बातों को, आइए नोट कर लेते हैं बच्चों, ठीक। नाउ COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ओके, इट इज अ पॉइंट अबाउट विच, इट इज अ पॉइंट, अच्छा इसको भी डिफाइन और अच्छी तरीके से करेंगे, बस आप पहले ये 2 पॉइंट लिखिए ना, और फिर मैं इसको और अच्छी तरीके से समझाऊंगा। COG को भी हम डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अभी आप कुछ पॉइंट लिख लीजिए जो मैंने समझाया। व्हेन ग्रेविटी डज नॉट चेंज, डज
नॉट चेंज। ग्रेविटी से हमारा मतलब है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट चेंज। और ऑब्वियसली ग्रेविटी, अगर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक पार्टिकल के लिए सेम होगा तो हर एक पार्टिकल का वेट के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको पीछे बताया। ओके देन COG सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड विद, कोइंसाइड का मतलब एक ही पॉइंट पे, कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ मास। एंड दूसरा पॉइंट लिखिए, इफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल पॉइंट्स, या इफ ACC का मतलब एक्सलेशन, एक्सलेशन ऑफ या एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, if escalation due to gravity is वेरिएबल लिख लो, is वेरिएबल मतलब चेंज हो रहा है, हर एक पार्टिकल के लिए अलग अलग है ना वेरिएबल। ओके फॉर ऑल पॉइंट्स, देन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर टू डिफरेंट पॉइंट्स या डू नॉट कोइंसाइड, आर टू डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक, अब आइए इसका टेक्निकल डेफिनेशन को देखते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टेक्निकल डेफिनेशन को देखते हैं। तो इसको देखने के लिए फटाफट अब आप एक रॉड फिर से ले लीजिए, और इस रॉड में बच्चों, इस रॉड में मास कैसा यूनिफॉर्म है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके ये इसके पार्टिकल्स हैं। चलो कुछ पार्टिकल मैं आपको ऐसे बड़े करके ऐसे दिखा देता हूँ। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा, ये इसकी L/2 लेंथ इधर, टोटल लेंथ L, ठीक, और ये लेंथ हो गई L/2, सही है, और ये लेंथ भी होगी कितनी आपकी L/2, सही है, ये मिड पॉइंट से, अरे भाई ये मिड पॉइंट से, ठीक। ओके नाउ अब बच्चों पता है समथिंग इज कॉल्ड टॉर्क। अब टॉर्क जिन बच्चों को नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, घुमाने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब टॉर्क हम रोटेशनल में पढ़ेंगे डिटेल में, टेंशन मत लो, बस आप ये समझो, ध्यान सुनो। यहां पर क्या है, G फॉर सेम, G इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल्स। यहाँ एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा होता है लेबोरेटरी में, इस धरती पे आप कहीं पे भी आपके पास लेबोरेटरी, तो प्रैक्टिकली ऐसा ही होगा कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक पॉइंट के लिए सेम होगा। तो ध्यान से सुनिए, हमारे सिलेबस में यही है, कॉम और COG कोइंसाइड करेंगे, वो एक ही पॉइंट होंगे, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बस थोड़ा सा डिफरेंस था तो मैंने आपको बता दिया। आप सुनो, जी इज सेम फॉर ऑल द पार्टिकल्स, ऑल द पार्टिकल्स या ऑल द पॉइंट्स आप बोल सकते हो। अब ध्यान सुना, इधर वाले जो पार्टिकल्स हैं भाई, इसका अपना कुछ वेट होगा, इसका अपना कुछ वेट होगा, M/G से इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना, इसका अपना होगा, इसका अपना होगा, इसका अपना, और मिड पॉइंट से जितने पार्टिकल्स इधर होंगे लगभग उतने ही इधर होंगे। तो इधर वाला जो वेट है उससे जो टॉर्क बनेगा, ध्यान सुनो, खुद सोचो यार, इस रॉड का इधर वाला वेट, इसको वेट नीचे लगेगा ना, तो ये वाला वेट इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा, और इधर वाला वेट इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। खुद सोचो, ये वाले पॉइंट के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट आपने बैलेंस किया हुआ है, ये मिड पॉइंट के अबाउट, ये सारे पॉइंट्स इसको टॉर्क इधर देंगे। अब कुछ लोग परेशान हो गए होंगे, भाई टॉर्क घुमाने वाला फोर्स, बस ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, टॉर्क को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। तो इन सभी पॉइंट्स के कारण बच्चों जो वेट आ रहा था, उस वेट के कारण जो टॉर्क बनेगा ये इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, और इन सभी पॉइंट्स के कारण जो टोटल वेट आ रहा है, उसका जो वेट जो टॉर्क बनाएगा वो उसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब बताओ, ये वाला टॉर्क अगर इसके इक्वल हो जाए, इधर वाले पार्टिकल्स के टोटल वेट की वजह से जो टॉर्क बन रहा है वो इधर वाले पार्टिकल्स की वजह से बनने वाले टोटल वेट के टॉर्क से अगर बैलेंस हो जाए, ठीक है ना, अगर बैलेंस हो जाए तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बताओ, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट को हम बोलेंगे COG, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या इसी बात को फटाफट हम नोट कर लें जो बात मैंने भी बोली है? तो COG का टेक्निकल डेफिनेशन देखिए, COG का टेक्निकल डेफिनेशन देखिए, क्या, ध्यान सुनना बच्चों, इट इज अ पॉइंट अबाउट विच इट
is a point about which torque due to weight का मतलब क्या है? वेट के कारण बनने वाला टॉर्क। इधर पार्टिकल का जो टोटल वेट होगा वो जो टॉर्क बना रहा है, और इधर सारे पार्टिकल का जो टोटल वेट होगा वो जो टॉर्क बना रहा है। टॉर्क मतलब घुमाने वाला फोर्स। ओके, सो इट इज अ पॉइंट अबाउट विच टॉर्क ड्यू टू वेट इज बैलेंस आउट। टॉर्क ड्यू टू वेट इज बैलेंस आउट। तो रॉड ना उधर जाएगी ना इधर, तो मिड पॉइंट पे बैलेंस हो जाएगी यहाँ पर। ओके, टॉर्क ड्यू टू वेट इज बैलेंस आउट, इज बैलेंस्ड आउट। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, पीछे जरा आ जाओ डायग्राम में, इसी डेफिनेशन को देखते हुए यहां पर ध्यान से चेक करो। एक बात बताओ, अभी मैंने आपको बताया था क्या कि सीओजी तुम्हें यहां मिलेगा? क्यों? क्योंकि ध्यान से चेक करो, इधर वाले पार्टिकल्स के लिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो भाई इधर वाले का वेट ज्यादा आएगा ना, तो इधर वाले का वेट अगर ज्यादा आएगा W1, और इधर वाले का यहां से लेके यहां तक वाले पार्टिकल का वेट कितना है? W2। सो W1 इज ग्रेटर देन W2, करेक्ट? तो इतने पार्टिकल्स का जो वेट है वो इधर टॉर्क लगाएगा, और यहां से लेके यहां तक जो पार्टिकल्स का वेट है वो टॉर्क इधर लगाएगा। ठीक, तो ये सारे पार्टिकल्स का वेट इसको इधर घुमाने की कोशिश कर रहा है, ये सारे पार्टिकल का इधर। ठीक है ना, करेक्ट? तो ये इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस होगा टॉर्क, इस पॉइंट के अबाउट बैलेंस होगा। तो ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा? सीओजी। तो सीओजी टेक्निकली वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे वेट के द्वारा दोनों तरफ, वेट के द्वारा मतलब उस पॉइंट के दोनों तरफ आपको देखना है, इस पॉइंट के इधर कुछ वेट है, इस पॉइंट के इधर कुछ वेट है, और एक ऐसा पॉइंट अगर आप पकड़ ले जाओ बॉडी में, एक ऐसा पॉइंट अगर पकड़ ले जाओ जिस पॉइंट के अबाउट, जो अबाउट का मतलब दोनों तरफ, ठीक, जिस पॉइंट के अबाउट जो वेट बन रहा है वो उनके द्वारा बनाए गए टॉर्क अगर बैलेंस हो जाए, तो उसी पॉइंट को आप क्या बोलोगे? सीओजी बोलोगे, ये टेक्निकली। और सेंटर ऑफ मास नहीं चेंज होगा। सेंटर ऑफ मास तो स्पेस में वो पॉइंट है जहां पर क्या होता है, जहां पर क्या होता है, जहां पर सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर टोटल मास क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, जहां पर टोटल मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है। अब मैंने अब मोटी मोटी फाइनल बात आपको बता रहा हूं कि आपके सिलेबस में जो सेंटर ऑफ मास है वही सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। तो टेंशन नहीं लेने का, दोनों कोइंसाइड करेंगे, नहीं कि दोनों सेम पॉइंट होंगे। स्थिति कुछ ऐसी होगी, कि यही आपका क्या है, यही आपका क्या है, मतलब जो पॉइंट आपका क्या है, सेंटर ऑफ मास है, वही आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे क्या हमेशा अगर हमें एक रॉड दी तो मिड पॉइंट पे? नहीं भाई, रॉड नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, तो नॉन यूनिफॉर्म अगर हो गई तो सेंटर ऑफ मास भी उधर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? जी सेम है, जी सेम फॉर ऑल, जी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल, फॉर ऑल पार्टिकल्स, करेक्ट? सो यही वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? यही सीओजी हो जाएगा, ठीक, और यही कॉम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं भाई, इतना बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मोटी मोटी बात, जो कॉम है वही सीओजी, टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि जी की वैल्यू नहीं चेंज होगी, हर पार्टिकल के लिए जी की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, नाउ बच्चों, अब आपको 2 टाइप्स की बॉडीज मिलेंगी। ठीक है, वी हैव 2 टाइप्स ऑफ बॉडीज, we have 2 types of bodies, we have 2 types of bodies। ठीक, कौन कौन सी? नंबर 1 डिस्क्रीट पॉइंट बॉडीज, मतलब, and second one is continuous। first is discrete नहीं discrete। एंड सेकेंड इज बच्चों रेगुलर, कॉन्टिन्यूस या एक्सटेंडेड, कुछ भी बोल दो, रेगुलर, कॉन्टिन्यूस या एक्सटेंडेड। ठीक, ओके, अब देखते हैं डिस्क्रीट पॉइंट्स वाली बॉडी क्या होती है। व्हेन द बॉडी हैज स्मॉल डायमेंशंस, व्हेन द बॉडी हैज स्मॉल डायमेंशंस,
when the body has small dimensions which can be neglected, which can be neglected। अब ये क्या बात हो गई, ये मैं आपको समझाता हूं, ध्यान सुनो बच्चों। देखिए, जब आपको एक ऐसी बॉडी मिले, ठीक है, जिसमें कि बस आप इतना समझो, जिसमें आप ये समझ पाओ कि हाँ, जैसे एक छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं, ज्यादा टेंशन ना लो। देखो, डिस्क्रीट का मतलब ना, डिस्क्रीट का मतलब आपको एक एक पार्टिकल अलग अलग नजर आए, ऐसे आप समझ लो। जैसे कि बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अब ये एक बॉडी है, मान लो कि ये 4 पार्टिकल से मिलकर बनी है, ये ओनली 4 पार्टिकल से मिलकर बनी है। जस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अब इसको तो मैंने जूम करके दिखा दिया है ना। एक पार्टिकल ये रहा इसका, ठीक, दूसरा पार्टिकल ये रहा, अलग अलग कलर से दिखा रहा हूं, ठीक, तीसरा पार्टिकल ये रहा आपका, और फोर्थ पार्टिकल ये रहा, ठीक। तो ये जूम करके आपको दिखाया गया है, ये ऐसा कुछ जिसके डायमेंशंस भी आपको ना समझ में आए, बिल्कुल भी दिख रहा होगा, अब तो दिख ही नहीं रहा होगा ना, तो बस यही बात है। यानी कि ऐसे पार्टिकल से मिलके बनी। अब ऑब्वियसली पार्टिकल्स की आप बात करोगे तो आपको केमिस्ट्री में जाना पड़ेगा, यानी कि मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है एक तरीके से, है ना, बात समझ रहे हो, मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा है जो कि डायमेंशनलेस होते हैं, उनका रेडियस लगभग कितना होता है, 0। तो यही लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। व्हेन द बॉडी हैज स्मॉल डायमेंशंस व्हिच कैन बी नेग्लेक्टेड। मोटी मोटी बात ये, डिस्क्रीट पॉइंट्स का मतलब है बॉडी छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी हुई, बॉडी छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी। डिस्क्रीट का क्या मतलब होता है भाई, डिस्क्रीट का मतलब आप बता सकते हो, हाँ भाई ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। लेकिन कॉन्टिन्यूअस में, कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, या रेगुलर में क्या होगा, रेगुलर में मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, आप किसी पार्टिकल को पकड़ के, मतलब आप उसमें किसी पार्टिकल को नहीं देख सकते हो, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कुछ इस तरीके से। ध्यान जरा चेक करिए, ये देखिए, ये हमारे पास एक रॉड है, तो ये लीजिए, ये मास रेगुलरली या कॉन्टिन्यूअस तरीके से इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लीजिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे अब हम इनकी केमिस्ट्री में जाके ये तो बता सकते हैं ना कि एक एक मॉलिक्यूल को पकड़ के एक एक पॉइंट के बारे में सोच सकते हैं, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। आप फिजिक्स पढ़ ले यहाँ पर, तो उसके हिसाब से आप सोचिए इसमें मास क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जब आपको अलग थलग सारे पार्टिकल्स दिखाई पड़े तो वो डिस्क्रीट सिस्टम हो गया, ठीक। और जब मास इस तरीके से कॉन्टिन्यूसली अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप क्या बोलोगे, रेगुलर बॉडी है या कॉन्टिन्यूस बॉडी है या एक्सटेंडेड बॉडी। बाकी पढ़ते पढ़ते आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा बच्चों। इसके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे कि कोई रॉड हो गई, ठीक, कोई रिंग हो गई, ठीक, उसके बाद कोई डिस्क हो गई आपके पास, ठीक, उसके बाद कोई स्फेयर हो गया, ठीक, उसके बाद हो गया कोन, उसके बाद हो गया आपका क्या, सिलेंडर, ठीक है। आइए अब हम इन सब चीजों को, आइए अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। हम अपने कॉमन सेंस से कुछ अंदाजा लगा के सेंटर ऑफ मास याद करेंगे कुछ बॉडीज का, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, इसको ज्यादा दिल पे मत लेना यार, चैप्टर में पढ़ते पढ़ते तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। अभी बहुत कुछ करना है। पता लगा कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आई, तुमने उसको दिल पे पकड़ के बैठ लिया, ऐसा नहीं है, आगे बढ़ते जाओ। ध्यान सुनो, लोकेशन ऑफ कॉम, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं क्योंकि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करेंगे, दोनों सेम ही पॉइंट है, क्योंकि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर एक पॉइंट का क्या होगा, सेम होगा। सो लोकेशन ऑफ कॉम कैन बी इनसाइड, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कैन बी इनसाइड और आउटसाइड, कैन बी इनसाइड और आउटसाइड अ बॉडी, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको एक बैंगल का एग्जांपल दिया था, चूड़ी का एग्जांपल दिया था, उसका कॉम क्या हो सकता है, चूड़ी से बाहर भी उस स्पेस में किसी पॉइंट पे हो सकता है ना। तो आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं बच्चों। मान लीजिए आपके पास एक रिंग है इस तरीके से, ठीक, ये एक रिंग का एग्जांपल है। रिंग देखा भाई, जैसे गोल्ड की रिंग होती है ना, वही रिंग है, और क्या है, ठीक। तो इसका जो रिंग का जो मास है ये इसके सर्कमफेरेंस पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास तो भाई यहाँ है, ठीक। लेकिन इसका टोटल मास जिस पॉइंट पे स्पेस में कॉन्सेंट्रेटेड है वो जरूरी नहीं है कि इस बॉडी पे लाई कर रहा हो, यानी कि जरूरी नहीं कि इसका सेंटर ऑफ मास इस बॉडी पे लाई कर रहा हो, वो सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकता है, हो सकता है, ठीक। तो ये सब आपको याद करना है जो मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो रिंग का कहां होता है बच्चों, इसके सेंटर पे,
इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अब कुछ लोग सोच रहे हैं ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है भाई, अरे जो रिंग का सेंटर होता है वो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, ठीक। तो यही इसका कॉम है। इसके बाद ध्यान से बच्चों चेक करिएगा जरा। और चलो अभी वो फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब मान लो बच्चों आपके पास एक रॉड है, ये लीजिए, ये एक रॉड है। अब मैं इसमें बार बार आपको कलर फिल करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये यूनिफॉर्मली मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ कहीं इसका कॉम होगा, ठीक। इसके बाद मान लीजिए बच्चों इस टाइप का कुछ है आपके पास, ये एल शेप की कोई बॉडी है ना, दो मेटल की रॉड्स आपस में कनेक्टेड हैं इस तरीके से, ओके। अब ध्यान से सुनिए जरा, क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका कॉम कुछ यहाँ कहीं आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ कहीं आएगा, ये जो डॉटेड वाली लाइन है ना, इस पे यहाँ आएगा बॉडी से बाहर। अब ये सब सारी चीजें कैसे आएंगी, कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाता है, कैसे पता किया जाता है सेंटर ऑफ मास की लोकेशन, सब पढ़ाया जाएगा, आप परेशान ना हो, वही तो हमें करना है, वही तो निकालना है इस चैप्टर में, क्यों टेंशन ले रहे हो, है ना। कुछ लोग सोच रहे हैं ना ये कैलकुलेशन कैसे हो रही है, तो अभी आपको सब पता चलेगा, अभी कैलकुलेशन भी करके दिखाई जाएंगी, अभी अभी के लिए बस आप याद करो, कॉम इसका यहाँ पर आएगा, ठीक। इसके बाद मान लीजिए आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है और चाहे हॉलो सिलेंडर है, ठीक। तो इसका जो सेंटर का सिलेंडर है यहाँ पर, बस यहीं पे इसका कॉम आएगा, जहां मैं डॉट लगा रहा हूँ वही कॉम है। इसके बाद मान लीजिए आपके पास एक डिस्क है, डिस्क आप समझते हो जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क होती थी जो कंप्यूटर में लगती है आपके, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी है ना, वैसी डिस्क, ठीक है। सो ठीक, ये डिस्क है, तो डिस्क का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ये रहा। अब कुछ लोग बोलेंगे डिस्क का ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या होता है, अरे यार एक फ्लैट प्लेट ले लो एकदम, उसका जो सेंटर होगा, फ्लैट प्लेट ही जो होगी वही तो डिस्क होगी ना, ठीक है। फ्लैट प्लेट जो होगी एकदम फ्लैट, वही तो क्या होगी डिस्क, उसका सेंटर नहीं पता कर पाओगे, सर्कुलर होगा, सर्कल का सेंटर, बस। इसके बाद मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी है, इसका कॉम यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन सिखाई जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। नाउ नेक्स्ट इज, ये आपको थोड़ा सा बस फील कराया जा रहा था। नेक्स्ट देखो बच्चों, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास depends on mass distribution, depends on mass distribution, depends on mass distribution। अब ये क्या बात बता दी, आइए अब एग्जांपल से आपको समझाते हैं। याद है स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, थोड़ा आपको फील कराया था, यहां पर देखिए जरा, यहां पर देखिए जरा, कहाँ गया भाई, यस यहां पर देखिए बच्चों, मैंने बोला था कि इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका मास नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इधर भार इसका ज्यादा है, यानी कि इधर मास ज्यादा है। भार मैं क्यों बोलता हूँ, भार का मतलब वेट, उधर वेट ज्यादा का मतलब है एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, टेंशन मत लेना। तो जब मैंने इसको बैलेंस करने के लिए बोला तब तो आपने फिंगर इधर लगाई थी, किधर लगाई थी बताओ, जिधर ज्यादा मास है। यानी कि बच्चों ये आपको फील भी हो रहा है, भाई आप खुद समझिए ना, आप खुद समझिए, अगर कोई आपको मैं रॉड दे दूं वो इस साइड में ज्यादा भारी है ना, इस साइड में ज्यादा भारी, तो इधर जो फिंगर लगा के बैलेंस होगी, एक बड़ी कॉमन सी बात है। यानी कि अगर कोई बॉडी आपको दे दी है, तो जिधर ज्यादा मास होता है ना उसका, जिधर ज्यादा मास कॉन्सेंट्रेटेड होता है, जिधर ज्यादा मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिधर मास की मात्रा जिस साइड ज्यादा होती, उधर ही सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाता है। सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा बताइए, जिधर बॉडी का मास ज्यादा होगा। ये बड़ी कॉमन सी बात है, आप इसको फील कर सकते हो, ठीक है ना। बस अब इसी चीज को देखिए बच्चों, यहां पर कुछ आपको पॉइंट की हेल्प से समझाया जाएगा। नंबर वन में मान लीजिए बच्चों ये एक मास है m, ठीक, और ये भी मास, ये मास m है और ये मास m है। अब बताओ एक ऐसा सिस्टम मैंने दे दिया, ये टू पार्टिकल सिस्टम है, कितना, टू पार्टिकल, दो पार्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं ना, और ये एक आपस में किसी से कनेक्टेड है, एक रॉड से कनेक्टेड है, और रॉड भी यूनिफॉर्मली मास रॉड में डिस्ट्रीब्यूटेड है मान लो, ठीक है, एक बहुत पतली सी रॉड है, और दोनों मास अगर सेम है, तो बताओ इसको सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा। सेंटर ऑफ मास को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ठीक। तो ब्लू कलर किसको दिखाएगा, सेंटर ऑफ मास का। ऑब्वियसली बच्चों दोनों तरफ मास सेम है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, यहाँ मिड में, इसके
इस चीज को आप फील भी कर सकते हो, ऐसा सिस्टम दो तो कहाँ से बैलेंस होगा, एकदम मिड पॉइंट से, बस क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, लेकिन अगर इसमें मैं थोड़े से चेंजेस कर दूं, मतलब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, कैसा, ऐसा, ये देखो, ये मास m दे दिया, लेकिन इसका मास मैंने डबल कर दिया या ट्रिपल कर दिया या 4 टाइम्स कर दिया, अब बताओ यहाँ पे मास ज्यादा है। ठीक, ये मास कैपिटल M कर दिया, एंड कैपिटल M इज ग्रेटर देन स्मॉल m। और ध्यान से सुनना, अब खुद सोचो कहाँ से बैलेंस होगा ये, अब इधर से तो नहीं होगा, उधर ही शिफ्ट हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं शिफ्ट हो जाएगा। ब्लू पॉइंट से क्या दिखाया, सेंटर ऑफ मास, ओके। और एक चीज और बताना चाहता हूं, उसको ध्यान से जरा चेक करिएगा प्लीज। ये वाली लेंथ हो गई L1 अगर, और ये वाली लेंथ हो गई क्या, L2, सही है। इस पॉइंट के अबाउट ये लेंथ L1 और ये लेंथ L2, तो यहां पर आप देखोगे जिधर मास बड़ा है उधर की लेंथ, इस मतलब जो मास ज्यादा है ना, उससे सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कम आएगी, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस L2, एंड L2 इज लेस देन L1। सही दिख रहा होगा आपको क्लियरली। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट इज नंबर 3। अगर आपके पास एक रॉड हमने दे दी जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास है ना, एक रॉड हमने आपको दे दी, ठीक, एंड मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सो रॉड मास, यूनिफॉर्म मास, शॉर्ट में लिख देते हैं, यूनिफॉर्म मास की रॉड है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है, पूरी की पूरी L, तो बड़ी कॉमन सी बात है, सभी बच्चों को पता है, एकदम मिड में आएगा यहां कहीं, बस ब्लू पॉइंट किसको दिखा रहा है, सेंटर ऑफ मास को। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा आपका L/2, सही है, और ये भी कितना हो जाएगा L/2, बस। यानी कि सेंटर ऑफ मास कहां आएगा, इसके ज्योमेट्रिकल पॉइंट पे, ज्योमेट्रिकल पॉइंट जहां पर भी होगा इसका, या ज्योमेट्रिकल सेंटर जहां पर भी होगा। ठीक, तो कॉम कहां पर होगा रॉड का, रॉड का कॉम कहां होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ठीक, नाउ कुछ लोग ज्योमेट्रिकल सेंटर नहीं समझ पा रहे होंगे यार, बीचों बीच एकदम, बस ऐसे समझ लो। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट है बच्चों, अगर हमने यहीं पर थोड़ा सा चेंज अगर कर दिया, मान लीजिए अब हमने रॉड ऐसी बनाई, थोड़ा समझिए, चलो कैसी बनाई सर, चलिए आपको दिखा भी देते हैं रॉड, लो अब तो पहचान जाओगे। अब बताओ उधर थोड़ी भारी हो जाएगी कि नहीं, भाई उधर ज्यादा मास हो जाएगा, थोड़े उधर से मोटी इधर से पतली है, ऐसे समझ लो आप। अगर आप मॉलिक्यूलर लेवल पे नहीं समझ पा रहे हो, वैसे तो मॉलिक्यूलर लेवल पे आपको समझना चाहिए, जिधर मॉलिक्यूल ज्यादा डेंस है, ये आइटम जिधर ज्यादा डेंस हो उधर मास ज्यादा, बट फिर भी इधर से हमने इसको मोटा दिखा दिया, इधर से पतला, तो इधर मास ज्यादा आएगा, इधर मास कम, तो अब क्या होगा बताइए, अब इसका सेंटर ऑफ मास किधर खिसक जाएगा, जिधर मास ज्यादा है, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाता है, जिधर मास ज्यादा है, हमेशा ये बेस बना के रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये वाले एंड पे मास ज्यादा होगा और ये वाले एंड पे मास कम होगा, m इज ग्रेटर देन m, कैपिटल M इज ग्रेटर देन। ठीक, तो ये लेंथ है L1 यहां से यहां तक की, ये पूरी लेंथ है ना, और सेंटर ऑफ मास से ये वाले एंड तक की लेंथ क्या है, L2 है, तो क्लियरली आप देख सकते हो, फिर से वही बात हो जाएगी, L2 इज लेस देन L1, सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट होता है, जिधर मास ज्यादा है। ठीक, नाउ ये हो गया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बच्चों, इसमें हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मान लीजिए आपके पास एक रिंग है, रिंग का एग्जांपल अभी आपको दिया ही था, फिर से देख लो भाई, ये किस तरीके से एक रिंग है। ठीक, तो रिंग का किधर होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ठीक, और ब्लू कलर से हमने क्या दिखाया है, सेंटर ऑफ मास को दिखाया है, ठीक है ना। इसके बाद
नेक्स्ट है, अगर हम आपको एक सिलेंडर दे दें, अब सुनो, जब हमने सिलेंडर बोला है तो चाहे हॉलो सिलेंडर हो, हॉलो मतलब खोखला, और चाहे सॉलिड सिलेंडर हो, सबकी बात कर रहे हैं, टेंशन नहीं कोई भी, ओके। सो अगर आपको एक सिलेंडर दे दें, तो जब हम सिलेंडर की बात कर रहे हैं बच्चों हम लोग, तो इसका मतलब क्या है, चाहे आपका क्या हो, हॉलो सिलेंडर हो, चाहे आपका क्या हो, हॉलो सिलेंडर हो, और चाहे आपका क्या हो बच्चों, सॉलिड सिलेंडर हो, चाहे आपका क्या हो, सॉलिड सिलेंडर हो। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका जो सेंटर ऑफ मास आएगा ये इसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होगा। और अगर इसकी हाइट कितनी h है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर यहां होगा h/2 पे। ठीक, यही इसका सेंटर ऑफ मास है, वहां लिखा हुआ है, यानी कि h/2 पर, यानी कि टॉप से h/2 पे और बॉटम से भी h/2 पे। बॉटम वाला जो सर्कुलर पोर्शन है उसके सेंटर से h/2 चले जाओ, और टॉप वाला जो सर्कल है उसके सेंटर से h/2 नीचे की तरफ आ जाओ, तो यहां कहीं आपको क्या मिलेगा, ज्योमेट्रिकल, यहां पर आपको क्या मिलेगा, सेंटर ऑफ मास। और अगर आप थोड़ा सोच पाए तो आपको सोचना चाहिए, ये अगर सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड मतलब समझ लो पूरा भारी, पूरा लोहे का बना हुआ है, एकदम सॉलिड है पूरा, उसमें लोहा भरा हुआ है अंदर, आयरन भरा हुआ है, तब तो उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी में ही रहेगा। अगर अगर सॉलिड है, सॉलिड सिलेंडर है, खुद सोचो ना भाई, अगर सॉलिड सिलेंडर है तब तो उसका सेंटर ऑफ मास, ये जो पॉइंट है ये सिलेंडर उस बॉडी में ही होगा। लेकिन अगर हॉलो है, अंदर से खोखला सिलेंडर है, ठीक, खोखला मतलब ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए जैसे हॉलो है ग्लास, तब इसका सेंटर ऑफ मास स्पेस में होगा, क्योंकि मास तो इधर इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिलेंडर तो खोखला है, तो उस टाइम सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट स्पेस में होगा, उस सिलेंडर की बॉडी पे नहीं होगा, बट होगा स्पेस में उसी पॉइंट पे। कहाँ, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। सिलेंडर के अंदर घुस जाओ, उसके सेंटर वाले पॉइंट को देखो। ठीक, तो बस अब क्या ही लिखें इसको बार बार, इसका कॉम कहाँ होगा, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए आपको एक क्यूबॉइड दे दिया, आप चाहे हॉलो हो चाहे सॉलिड हो, ठीक, नंबरिंग देख लेना भाई, आप आगे पीछे हो जाए तो माफ करना, नंबरिंग वगैरह आप देख लेना। एक क्यूबॉइड दे दिया या क्यूब दे दिया, कुछ भी ले लो आप, क्यूबॉइड ही ले लेते हैं ना। तो क्यूबॉइड का ज्योमेट्रिकल सेंटर कहाँ होगा बताओ, इसके डायगोनल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। मतलब अगर इसकी लेंथ दे दी हमने l, सही है, ब्रेथ दे दी अगर इसकी हमने कितनी b, और हाइट दे दी अगर हमने इसका h, तो बताओ ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ आएगा भाई। आप अपने कमरे में देख लो, वो वाले कॉर्नर से वो वाले टॉप वाले कोने से ये वाले कोने तक एक डायगोनल खींचो, और ये वाले कोने से ये वाले तक डायगोनल खींचो। ठीक, तो डायगोनल जहां इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वही उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा। या ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, अगर आप मैथ्स अगर आपको आती है और इस पॉइंट को अगर आप ओरिजिन मान लो, या ये वाले पॉइंट को यदि आप ओरिजिन मान लो, ठीक, तो ये आपकी एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई हो गई, और ये वाली जेड, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, और ये जेड एक्सेस। तो क्या करोगे आप, कहाँ चले जाओ आप, यहाँ कहीं मिलेगा अंदर। तो ये वाला पॉइंट कहाँ होगा, l/2, लेंथ में l/2 चलो, ब्रेथ में l/2 चलो, और हाइट में l/2 चलो। क्या आप समझ सकते हो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, बताइए। या आप इसको x एक्सेस मान लो, इसको y एक्सेस मान लो, और इसको z एक्सेस मान लो। ठीक, ऐसे आप कर लो। ठीक, ये x एक्सेस हो गई, ठीक, और ये b आपका y एक्सेस हो गया, और ये आपका हाइट क्या हो गया, z एक्सेस, ऐसे आप समझ लो। ठीक, हालांकि मुझे क्यूबॉइड अलग तरीके से बनाना चाहिए था, मैंने ऐसे बना दिए, तो आपको ओरिजिन इसको नहीं लेना पड़ेगा। आप ओरिजिन अगर इसको मान लें तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और ये z हो जाएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम उधर उस साइड चलेगा बोर्ड के अंदर, समझ रहे हो। तो मोटी मोटी बात ये है, इतना आप भी अज्यूम कर सकते हो, ये वाला पॉइंट हो जाएगा कहाँ, सेंटर ऑफ मास वाला l/2 कॉमा b/2 कॉमा h/2 पे मिलेगा। यानी कि जो क्यूबॉइड का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वहीं पर आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। और ये क्यूबॉइड आपका बच्चों चाहे हॉलो हो, ठीक, और चाहे ये आपका क्या हो,
सॉलिड हो, ठीक, चाहे हॉलो हो और चाहे आपका क्या हो, सॉलिड हो। इसी तरीके से अगर हम स्फेयर ले लेते हैं, मान लीजिए क्या ले लेते हैं, मान लीजिए स्फेयर। स्फेयर आप समझते हो, गोला, ठीक। तो स्फेयर को हमने ऐसे करके दिखा दिया। अब दिखने में ये सर्कल जैसा लग रहा है, लेकिन है ये क्या, स्फेयर। स्फेयर एक 3 डायमेंशनल फिगर है। तो डॉट 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 थोड़ा लगा देते हैं, समझ जाना, इसका मतलब स्फेयर है। तो बस स्फेयर का जो सेंटर होता होगा, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है ना, और स्फेयर का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर होता होगा वो स्फेयर के अंदर होता है कहीं। ये कोई गोला है भाई, कोई बॉल ले लो आप। अब बॉल चाहे आपकी सॉलिड बॉल हो, पूरी लोहे की बनी हुई, उसके सेंटर पे चले जाओ, या एक प्लास्टिक की हॉलो बॉल है, खोखली बॉल है, उसके सेंटर पे चले जाओ, तो वही उसका क्या होता है, कॉम होता है। सो यही क्या है, इसका कॉम है। तो अब इसमें क्या ही बताना है ना, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, ओके। और स्फेयर आपका चाहे हॉलो हो और चाहे कैसा हो आपका, सॉलिड हो, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों, अगर हम लेते हैं, ये पेज नंबर 8 है और डायग्राम नंबर कौन सा है भाई, डायग्राम नंबर 10 है। समझ जाना, डायग्राम नंबर 10 को मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है आपका 11th में आ जाएगा, आपको एक कोन दे दिया मान लीजिए इस तरीके से, ठीक। अब देखो हॉलो कोन हो, कोन दिया आपको, चाहे आपका ये हॉलो कोन हो और चाहे ये आपका कैसा हो, सॉलिड हो। भाई आप खुद से सोच के बताइए, जरा ध्यान दो। यहां पर अगर मैं आपको 3 पॉइंट दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से चेक करना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन वाला है, ठीक। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन वाला है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए बच्चों, एक पॉइंट मैंने यहाँ एकदम बीचों बीच दिखाया, पॉइंट एक्स, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट दिखाया पॉइंट वाई, और यहाँ एक पॉइंट दिखाया जेड। बताओ एक्स वाई जेड में से कौन सा पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है, कौन सा पॉइंट इसका सेंटर ऑफ मास हो सकता है। कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको, क्या, सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होगा जिधर मास ज्यादा होगा। अब बताओ इस कोन में भाई, जैसे बर्थडे वाली कैप होती है, बर्थडे वाली कैप का जो मास है ज्यादा से ज्यादा, उसका ज्यादा से ज्यादा मास नीचे कॉन्सेंट्रेटेड होगा ना भाई, नीचे वाले पोर्शन का मास ज्यादा होगा। इसका मतलब आप ये समझो क्या, कि मतलब मैं ये कहना चाहता हूं भाई, मान लो इसकी हाइट कितनी, एच है कोन की, है ना। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया हो तो इग्नोर कर देना भाई। अब एक बात बताओ, ये वाला जो पॉइंट एक्स दिखाया मैंने तुम्हें, ठीक, ये पॉइंट जो एक्स मैंने तुम्हें दिखाया है, ठीक, ये मैंने तुम्हें दिखाया है, या इसको थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं तो तुम्हें अच्छा लगेगा, रुक जाओ। एक यहाँ पे तुम पॉइंट ले लो, ठीक, यहाँ पर ले लो, यहाँ पर का मतलब कहाँ पर, h/2 पर, ओके, कहाँ पर, h/2 पर। और इस पॉइंट का नाम तुम रख दो x, ठीक, इसका x, ठीक। और ये वाला पॉइंट चलो अब तुम इसका नाम रख दो y, ठीक, और इसका रख दो तुम पॉइंट z। अब मुझे चलो बताओ, अब सोच के बताओ, x पर, y पर या z पे इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए। तो जवाब है भाई, इसका सेंटर ऑफ मास उधर ही शिफ्ट होगा जिधर मास ज्यादा है। अब नीचे के पोर्शन मास ज्यादा है भाई, मिड पॉइंट जो है इसका, मिड पॉइंट कौन है, चेक कर लो, h/2 पे मिड पॉइंट है x, तो भैया x से ऊपर तो ऑब्वियसली मास कम आएगा यार, इस x के ऊपर तो मास कम आएगा, चेक कर लो, है ना। यहाँ से कट लगाओगे तो इसके ऊपर मास कम और इसके नीचे मास इसका ज्यादा आएगा। यानी कि इन तीनों पॉइंट में से अगर हम बोलें तो इसका सेंटर ऑफ मास कौन हो सकता है, y। अब सुनो, एग्जैक्टली कहां पर होगा, वी विल कैलकुलेट लेटर, वी विल कैलकुलेट लेटर, बाद में कैलकुलेट करेंगे इसी चैप्टर में, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक। कहां पर एग्जैक्टली होता है ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, ओके। नाउ अब इसी तरीके से बच्चों, मान लीजिए कि मैंने आपको एक डायग्राम दे दिया, किसका, एक हेमीस्फेयर का, है ना। हेमीस्फेयर का वर्क पावर एनर्जी में सवाल भी किया था, बड़ा अच्छा सवाल था लास्ट वाला, अगर आपको याद हो। बन जा भाई, बन जाना, अरे समझ जाना भाई, नीचे इसको मत देखो। तो मान लो ये हेमीस्फेयर है, ठीक। अब इसका सेंटर यहाँ होगा और ये, अब समझो बच्चों, मान लीजिए, अब देखो ये रेडियस हो जाएगा इसका r, ऑब्वियसली, ठीक। और हमने क्या किया, एक येलो कलर से लाइन आपको दिखाई जो इसके मिड से जा रही,
ये क्या है r/2, सही है, और ये भी कितना है आपका r/2। ओके नाउ अब ध्यान दो बच्चों, इसका नाम मैंने रखा पॉइंट x, ऊपर वाले पॉइंट का नाम रखा z, और यहाँ वाले पॉइंट का नाम रखा y। अब बताओ इन तीनों में से सेंटर ऑफ मास कहाँ हो सकता है? तो भाई सीधी सी बात है, मिड के ऊपर इसका मास कम है और मिड के नीचे इसका मास ज्यादा है। हॉलो हो और चाहे सॉलिड हो, हॉलो हो और चाहे सॉलिड हो, हॉलो हो और चाहे क्या हो, सॉलिड हेमिस्फेयर हो। ठीक, तो बच्चों इसका मतलब क्या है कि इसका जो कॉम है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है, कहाँ हो सकता है? यहाँ हो सकता है। अब सर एग्जैक्टली कहाँ होगा? वी विल कैलकुलेट, डोंट टेक टेंशन। तो इन तीनों में से y पॉइंट इसका कॉम हो सकता है। भाई आगे लिख लेना, चैप्टर में आगे बढ़ोगे तो कैलकुलेट करवाया जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट डायग्राम एंड द लास्ट डायग्राम इज वी विल टेक अ सेमी सर्कुलर डिस्क। ये क्या होता है सर? भाई काम करो, तुम्हारे पास कोई पुरानी सीडी वीडी पड़ी हुई है, प्लास्टिक की कॉम्पैक्ट डिस्क? सीडी भाई, पुराने जमाने में जो सीडी यूज करते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक, प्लास्टिक की फ्लैट डिस्क होती है, उसको बीच से काट दो ब्लेड से, बस जो बन के आएगा वही क्या है? सेमी डिस्क। बस सेमी डिस्क है, क्या समस्या है बताओ? अब बस भाई इसमें भी वही सारी कहानी है भाई, वो 3D था, ये 2D है। अभी देखिएगा आगे चल के एक 3 डायमेंशनल फिगर्स की बात करेंगे और एक 2D की बात करेंगे। भाई इसमें एरिया की बात करोगे डिस्क में आप, सरफेस एरिया की, और हेमीस्फेयर हो या आपके पास स्फेयर, उसमें आप वॉल्यूम की बात करेंगे। धीरे धीरे चैप्टर में पता चलेगा, कोई दिक्कत है नहीं। नाउ इसमें भी यही चीज है बच्चों, क्या कि अगर इसके मिड से लाइन ड्रॉ करोगे, है ना, इतने आप समझदार हो, इसका रेडियस ये सेंटर है, तो ये रहा इसका रेडियस, सही है। अरे हाफ सर्कल है यार एक तरीके से, क्यों टेंशन ले रहे हो? तो इसका सेंटर ऑफ मास बस पूछ रहा हूँ, इस मिड के ऊपर होगा या नीचे? तो ऑब्वियसली यहाँ कहीं होगा। ये रहा, जिधर ज्यादा मास है उधर शिफ्ट हो जाएगा। डॉट किसको दिखा रहा है? एंड फिर से वही कहानी कि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वी विल कैलकुलेट लेटर, कॉम will be calculated in the next classes। आने वाली क्लासेस में डिस्कस होगा, टेंशन नहीं लेने का। ओके, ये बात हो गई। अब हम बढ़ते हैं बच्चों, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, ध्यान से सुनिएगा जरा। सवाल देखिए, सवाल बड़ा अच्छा मैं आपको देता हूं। मान लो बच्चों, ध्यान से चेक करो, मैंने आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दी इस तरीके से, है ना, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस दे दी आपको। कौन सी सर? अरे भाई जो आप जानते हो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक, और ये है आपकी वाई एक्सिस, सही है। जरा समझिएगा, अब मैंने क्या किया, ध्यान से सुनो, मैंने एक रॉड रख दी, और और यूनिफॉर्म मास है इसका, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा। ठीक, अब मान लो मैंने आपसे पूछा, मेरी बात ध्यान सुनना भाई, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी बताओ? एल, सही। ये वाले मतलब ये वाले, इस रॉड का नाम रख दो ए बी रॉड, ठीक। तो ए वाले एंड से सेंटर ऑफ मास कहाँ है? L/2 पे, और बी वाले एंड से भी L/2 पे, बीचों बीच है, यूनिफॉर्मली मास इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है, सही है। अब सुनिएगा जरा ध्यान से, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनिएगा भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। अब मैं आपसे पूछता हूं एक बात, ये आपका ओरिजिन है 0,0, यस सर। अब एक बार बताओ, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे? यस सर, यस सर। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो जो भी वैल्यू मिलेगा, सपोज ये x1 है, सही है, और यहां से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर यदि आप ड्रॉ करोगे ये, तो आपको क्या मिल जाएगा? y1। कहने का मतलब है, अगर आपको सेंटर ऑफ मास तक पहुंचना है तो इस सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो? यस सर, ओरिजिन से x1 y1, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x1 y1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं एक काम कर दूं,
ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं इस रॉड को शिफ्ट कर दूं, अगर मैं इस रॉड को शिफ्ट कर दूं, इसी कार्टेशियन प्लेन में इस रॉड को थोड़ा खिसका दूं, कोई समस्या? सुन लेना भाई ध्यान से, रॉड को शिफ्ट करो, चलो सर कैसे, कैसे भी कर दो भाई, कैसे भी कर दो, थोड़ा आगे बढ़ा दें और इधर कर दें, अब ठीक है। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, पहला सवाल, दो सवाल पूछूंगा, बहुत गौर से सुनिए। सवाल नंबर 1, रॉड, पूरी रॉड की पोजीशन शिफ्ट करते ही, मतलब रॉड को पूरा शिफ्ट करते ही, क्या इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हो गया? शब्दों पे ध्यान देना, क्या इसका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन चेंज हो गया? सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होता है सर? अभी तो पीछे पढ़ाया है कि रॉड का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन कहाँ होता है, उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। तो ध्यान से सुनिएगा, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन नहीं चेंज हुआ है, ना 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 ना, सेंटर ऑफ मास का लोकेशन नहीं चेंज हुआ, लोकेशन तो वही, वो लोकेशन तो अभी भी वहीं पर है यार। रॉड का नाम ए बी, तो ए वाले एंड से L/2 और बी वाले एंड से L/2, यानी कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अभी भी सेंटर ऑफ मास है, लेकिन हाँ, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए सर। यस सर, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए हैं, चेक कर लो भाई। अब अगर इसके तुम कोऑर्डिनेट निकालोगे, है ना, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आपको मिलेगा एक्स कोऑर्डिनेट, ये ओरिजिन है, तो भाई क्या पता ये इस बार x2 हो, क्या पता क्या हो गई भाई, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। और यहां से अगर तुम यहां परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, y2 मिलेगा। अब बताओ, कहने का मतलब है अगर तुमने रॉड को शिफ्ट कर दिया तो उसके कॉम की लोकेशन तो नहीं चेंज होती है, यानी कि कॉम की लोकेशन, कॉम की जो लोकेशन रहेगी वो सेम रहेगी, लेकिन कॉम के कोऑर्डिनेट्स गेट्स चेंज। अब कॉम के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, यहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें x2 y2 जाना पड़ेगा, x2 y2। ओके, सो कॉम के कोऑर्डिनेट्स, कॉम के कोऑर्डिनेट्स, कॉम के कोऑर्डिनेट्स गेट्स चेंज, गेट्स चेंज। इस बात को आपको बहुत तल्लीनता से याद रखना है, गलत मत कर देना भाई, ठीक। नाउ इफ अ रॉड इज शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट, इस बात को आपको लिखवा भी देता हूं, इफ अ, और रॉड की ही बात नहीं है, कोई भी बॉडी हो, रॉड से तो आपको समझा रहे हैं, ठीक। तो इफ रॉड इज शिफ्टेड टू सम अदर पॉइंट, टू सम अदर पॉइंट, ओके, द लोकेशन ऑफ, जरा शब्दों पे ध्यान देना, द लोकेशन ऑफ कॉम, द लोकेशन ऑफ कॉम remains same, remains same कितना, L/2 from both end, L/2 from both end, A एंड से या B एंड से L/2 ही रहेगी उसकी लोकेशन, ओके। सो L/2 फ्रॉम बोथ साइड या फ्रॉम बोथ एंड, फ्रॉम बोथ एंड, बट कोऑर्डिनेट्स विल चेंज, बट नोट कर लीजिए। अब बच्चों ध्यान सुनिए, हम पढ़ रहे हैं क्या, अब हम पढ़ने जा रहे हैं एक टॉपिक छोटा सा है जिसका नाम है क्या, आपको ये बुक्स में शायद ना मिले, ठीक है, लेकिन इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्यों, मैं आपको बताता हूँ। इस टॉपिक का नाम है मास मोमेंट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मास मोमेंट, सुन लो भाई मेरी बात ध्यान से, मास मोमेंट। अब आप सोच रहे हो कोई नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, जी नहीं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, मास मोमेंट कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मास मोमेंट कोई न्यू फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, कॉपी में नोट लगाओ सबसे, मास मोमेंट इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी, ना ना ना, बस मास मोमेंट ऐसे इंजीनियर्स ने बना दिया, क्यों, इट विल हेल्प टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। ये एक टूल है, ये एक टूल है जिसकी हेल्प से आप क्या फाइंड कर सकते हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी, ओके 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 ओके। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, क्या, मास मोमेंट इज नॉट, पहले नोट कर लो भैया, मास मोमेंट, 2 पॉइंट नोट करा देता हूं आपको, क्या, मास मोमेंट इज नॉट any physical quantity, not any physical
क्वांटिटी, और तुम अगर इसको फिजिकल क्वांटिटी मानना हो तो मान भी लो यार, मानना हो तो मान लो, ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसी नहीं है, बस इट इज़ अ टूल, बस एक टूल है। टूल क्या होते हैं, जैसे पेचकस है आपके पास, उससे पेच खोल लेते हो आप, किसी मशीन के पेच को टाइट कर देते हो, वो टूल होता है, टूल से कोई काम करते हो ना, तो ये टूल है जिससे हम काम करेंगे। क्या काम करोगे सर? सर सेंटर ऑफ मास की लोकेशन निकाल लोगे सर। यस सर। सो मास मोमेंट इज नॉट एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट इज जस्ट अ टूल, इट इज just a tool, it is just a tool, just a tool used to used to used to find out used to find out the location of center of mass, location of center of mass of a body, of a body. Okay, now अब ध्यान दें। सो अब हम पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन ऑफ मास मोमेंट इन सेंटर ऑफ मास, एप्लीकेशन। application of mass moment, yes, application of mass moment। इसका एप्लीकेशन पढ़ने से पहले भाई इसको डिफाइन कर लो, इसको कैसे डिफाइन किया गया, तो ये देखिए जरा बच्चों, इसको कैसे डिफाइन किया गया मास मोमेंट को। now it is defined the product of mass, it is defined as the product of mass, it is defined as the product of mass एंड पोजीशन वेक्टर, एंड थोड़ा ध्यान देना भाई शब्दों पे, एंड अभी आपको करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मास फ्रॉम अ पॉइंट, मास फ्रॉम अ पॉइंट। ध्यान से चेक करो बच्चों, देखो जैसे कि मान लीजिए आपका कार्टेशियन सिस्टम है, ओके ओके, ये आपकी एक्स एक्सेस, ये आपकी वाई एक्सेस, ये क्या है, ओरिजिन है, और मान लो यहां पर कोई पार्टिकल है, इसका मास कितना है, m है, इस पार्टिकल का मास कितना है, m है, ठीक। तो इस पार्टिकल का मास मोमेंट निकालना है आपको, तो कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इसका एक पोजीशन वेक्टर बनाना है, ठीक। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जो ओरिजिन से किसी पार्टिकल की पोजीशन को बताएगा उसका पोजीशन वेक्टर होता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या है, r1, या r कर लो, है ना। मास m का बच्चों पोजीशन वेक्टर कितना है, r है, बस कुछ नहीं करना है। अगर मैं बोलूं कि इस मास m का मास मोमेंट निकालो, इसका मास मोमेंट निकालो, तो कुछ नहीं है, क्या क्या करना है बताओ, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मास, बस फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम अ पॉइंट में वो पॉइंट कौन सा हो गया यहाँ, ओरिजिन, ठीक। सुन लो, यहां पर ये पॉइंट क्या है, ओरिजिन है इस डायग्राम में, और जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जब हम क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन करेंगे तब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कॉम। कौन से पॉइंट से पोजीशन वेक्टर को देखना है, सेंटर ऑफ मास से, ठीक, सेंटर ऑफ मास से। तो भैया अभी के लिए तो आप इस डायग्राम के अकॉर्डिंग करो, क्या करना है, मास को ले लो और इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, इसके पोजीशन वेक्टर के साथ, खेल खत्म, बस यही मास मोमेंट है। अब ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये एक टूल है जिसकी हेल्प से आप कॉम को निकालोगे, सेंटर ऑफ मास को निकालोगे। अब आइए मैं इसका आपको रियल एप्लीकेशन दिखाता हूँ। ऑब्वियसली ये देखने में आपको एक वेक्टर क्वांटिटी लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी है नहीं, बस एक टूल है, और ये टूल एक वेक्टर की तरह बिहेव करता है, ओके। अब आइए आपको एप्लीकेशन ही बता देते हैं इसका, ज़्यादा टेंशन मत लो। मान लो बच्चों कि हमने क्या किया, हमने दो मासेस लिए, ओके, हमने दो मास सिस्टम लिया, टू मास सिस्टम लिया, एप्लीकेशन बता रहे हैं इसका, है ना। देखिए मान लीजिए बच्चों यहां पर एक मास है क्या, m1, ठीक, ओके, एंड यहां पे एक मास है आपका क्या, m2, ठीक है, और मैं ये मान के चल रहा हूं m1 इज ग्रेटर देन m2। अरे भाई मान लो, मानने में क्या जा रहा है भाई, हाँ थोड़ा बड़ा दिखा दें,
खुश? तो मास m1 इज ग्रेटर देन m2 और दोनों मासेस के बीच का जो लेंथ है वो l है। कितना है? l है, ठीक, मतलब डिस्टेंस l है। अब सुनो एक बात बताओ, इसमें से भारी कौन है बताओ? m1 भारी है और m2 हल्का है। तो भाई जो भारी होगा उसकी तरफ ही तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा, जो भारी है उसकी तरफ ही तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। कहने का ये मतलब बच्चों कि सेंटर ऑफ मास यहां शिफ्ट करेगा ये वाले पॉइंट पे। ये अंदाजे से आपने बता दिया भाई, जिधर भारी होगा उधर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा। अब मान लीजिए ध्यान सुनिए, थोड़ा ना ऐसे दिखा देते भाई, कंफ्यूजन मत रखना भाई, थोड़ा मुझे ना जगह की भी जरूरत है ना। ठीक, अब सुनो, मान लो बच्चों यहां से ये डिस्टेंस कितनी x है। भाई मेरी बातों पे ध्यान देना, पूरा l था तो ये x है, तो ये कितना बचेगा l माइनस एक्स। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए, अभी मैंने तुम्हें क्या बोला था कि इस मास के लिए या किसी भी मास के लिए पोजीशन वेक्टर कहां से आता है? ओरिजिन से। तो ऐसा कार्टेशियन सिस्टम दिया है तो पोजीशन वेक्टर कहां से आएगा? ओरिजिन से। लेकिन मैंने बोला था कि ये जो बोल रहा है ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पहले डेफिनेशन खुद से पढ़ो, एक बार खुद से पढ़ो। कैरेट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ मास फ्रॉम अ पॉइंट। वो पॉइंट कौन हो सकता है? सर कौन सा पॉइंट? अरे जिस पॉइंट से तुम पोजीशन वेक्टर को निकालोगे, जिस पॉइंट से तुम पोजीशन वेक्टर को निकालोगे। सर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? अरे भाई पोजीशन वेक्टर क्या होता है आपके सामने? पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट से निकलेगा, जैसे कि यहां से देखो ये मास m का पोजीशन वेक्टर r है और ये पॉइंट o से निकल के m की पोजीशन को बता रहा है ना। अगर तुम्हें m तक पहुंचना है तो इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग तुम्हें चलना पड़ेगा, तभी तो तुम यहां पहुंचोगे। तो सुनो सुनो, यहां पर जो काम ओरिजिन कर रहा था वही काम यहां पर सेंटर ऑफ मास करेगा। बस क्या कह रहे हो सर? वही काम यहां पर सेंटर ऑफ मास करेगा, मतलब यही ओरिजिन है। अब बताओ ओरिजिन से m1 का, सुन लेना भैया ध्यान से सुनना, मैं एक एक बात आपको लिख के आराम से दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला क्या? पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1। हाँ भाई जरा बताओ m1 का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? या इसको ओरिजिन मान लो। अरे भाई इसको अगर तुम ओरिजिन मानोगे कॉम को, तो ऐसे चलोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर ऐसे आएगा। येलो कलर से दिखा रहा हूं, घबरा मत जाना। यहां से यहां x है, मैग्नीट्यूड x, और डायरेक्शन देने के लिए माइनस आई कैप। क्यों सर? नेगेटिव x एक्सिस में है ना सर, तो इसका पोजीशन वेक्टर माइनस एक्स आई कैप आ जाएगा। सही बोला कि नहीं बोला? तो हाँ, यहां तक पहुंचने के लिए पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m2, बोलो कितना हो जाएगा? इसको कॉम को ऑरिजिन मानते हुए ये ऐसे। अब बताओ ये पॉजिटिव x है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? प्लस आई एक्स आई कैप। ठीक, ओके नाउ, ओके अब ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हमने क्या निकाला? मास मोमेंट ऑफ मास m1 कितना आ जाएगा? बोलो, मास मोमेंट ऑफ मास m1 का मास मोमेंट। भैया मास मोमेंट कैसे निकालते हो बताओ? मास मोमेंट कैसे निकालते हो बताओ? मास इंटू पोजीशन वेक्टर। सही है, मास इंटू पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट मास। तो मास मोमेंट ऑफ m1 निकालने के लिए m1 का मास ले लो m1 और इंटू क्या करोगे? m1 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? इसके पोजीशन वेक्टर के साथ। m1 का पोजीशन वेक्टर क्या है? माइनस एक्स आई कैप। कितना बनेगा आंसर? माइनस m1 एक्स आई कैप। सही। और इसी तरीके से अगर हम क्या निकालें? इसी तरीके से मास मोमेंट ऑफ मास m2 निकालने अगर, तो कितना आ जाएगा बताइए? मास m2 का मास कितना है? m2 इंटू m2 का पोजीशन वेक्टर कितना है? एक्स आई कैप। ठीक, इज इक्वल्स टू m2 इंटू एक्स पॉजिटिव का। ठीक, m2 इंटू एक्स आई कैप, मतलब मास मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये देखो, ये रहा मास मोमेंट m2 का, ये रहा मास मोमेंट m1 का, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर की हेल्प ली है डायरेक्शंस बताने के लिए। ओके करेक्ट। ओके लेट मी चेक, माय माइक चल रहा है? हाँ भैया सब कुछ चल रहा है ठीक से। ओके नाउ अब ध्यान से चेक करो। नाउ अब ध्यान से चेक करो।
अब ध्यान सुनिएगा, जो बच्चों जो अब ये टूल कैसे काम करता है, यानी कि मास मोमेंट कैसे काम करता है, इस बात को आप येलो कलर से लिखिए यहां पर। ये टूल कैसे काम करता है, तो ये टूल क्या कहता है, ये टूल कहता है कि कॉम इज द पॉइंट अबाउट विच वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अबाउट विच मास मोमेंट इज जीरो, अबाउट विच total mass moment is zero, about which total mass moment is zero। सुन लेना भाई मेरी बात ध्यान से, ये मास मोमेंट टूल किस तरीके से काम करता है, जवाब ये कहता है कि देखो कॉम एक ऐसा पॉइंट होगा जिस पॉइंट के अबाउट टोटल मास मोमेंट कितना हो जाए, जीरो। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो भैया कुछ मत करो, मास m1 का मास मोमेंट निकाला, मास m2 का मास मोमेंट निकाला, उठा के दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दो, और जब आप ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वेक्टर सम ही हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ही वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं, ठीक। तो मास मोमेंट ऑफ m1 प्लस मास मोमेंट ऑफ m2 का वेक्टर सम लेके उठा के जीरो के इक्वल रख दो, गेम खत्म, बस x की वैल्यू आ जाएगी। दिखाता हूं मैं आपको क्या किया हमने, ध्यान सुनना भाई मेरी बात। मास मोमेंट ऑफ m1 कितना हो जाएगा, माइनस m1 एक्स आई कैप और प्लस मास मोमेंट ऑफ m2। अच्छा एक मेरी गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी, देख रहे हो भाई बहुत ब्लंडर हो गया भाई, आई एम वेरी सॉरी। यहां से यहां तक का लेंथ l माइनस एक्स था यार, यहां से यहां तक का लेंथ l माइनस एक्स था यार, मैंने x क्यों लिख दिया, आई एम वेरी सॉरी भाई। यहां से यहां तक का लेंथ कितना था, एक्स आई कैप, और डायरेक्शन देने के लिए नेगेटिव x में, इसलिए माइनस एक्स आई कैप। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया किसका, m1 का। भाई अगर इस ओरिजिन से तुम्हें m2 तक पहुंचना है तो तुम l माइनस एक्स चलोगे ना, तो यहां क्या होना चाहिए था, l माइनस एक्स डिस्टेंस चला तुमने किधर, आई कैप, यानी कि x के लॉन्ग, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि इधर प्लस, और प्लस तो लिखा नहीं जाता है, तो आप l माइनस एक्स आई कैप करोगे। ये मेरे से गलती हो गई, आई एम वेरी सॉरी। नाउ मास मोमेंट ऑफ m2 कितना आ जाएगा बताओ, मास इनटू पोजीशन वेक्टर, सो m2 इनटू पोजीशन वेक्टर कितना रखोगे बताओ, l माइनस एक्स आई कैप, ये पोजीशन वेक्टर m2 का, तो बस क्या आ जाएगा, m2 इन द ब्रैकेट l माइनस एक्स आई कैप, ठीक। अब टोटल मास मोमेंट को इक्वल टू जीरो कर दीजिए, तो मास मोमेंट ऑफ m1 का मास मोमेंट कितना है बोलो, माइनस m1 एक्स आई कैप, और प्लस मास मोमेंट ऑफ m2 कितना आया है भाई, ऐड करोगे दोनों को, मास मोमेंट ऑफ m2 कितना है, m2 इन द ब्रैकेट l माइनस एक्स आई कैप इज इक्वल्स टू जीरो। सही है। अब ऐसा करते टाइम आप एक काम कर सकते हो, आई को कॉमन लेके जीरो के नीचे भेज सकते हो, ज्यादा टेंशन मत लो भाई। आई कैप को नंबर सोचते हुए यहां से कॉमन निकाल के फेंक दोगे तो यहाँ क्या बचेगा भाई, आई कैप को कॉमन लेके जीरो के नीचे भेज दो यार, जीरो अपॉन आई कैप जीरो हो जाएगा, ऐसा सोच लो, ठीक। क्योंकि आई कैप को तुमने बस डायरेक्शन देने के लिए रखा था ना, अब टेंशन नहीं कोई, तो माइनस m1 एक्स प्लस m2 इन द ब्रैकेट l माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। कोई बोलेगा आई कैप कहाँ गया, तो कहते ना कॉमन लेके जीरो के नीचे भेजा और जीरो आ गया, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ओके। नाउ क्या अब तुम इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो बताओ, क्या तुम अब इसको नहीं सॉल्व कर सकते हो, क्या है, माइनस m1 एक्स और प्लस m2 इंटू एल माइनस m2 इंटू एक्स, भाई ब्रैकेट खोलो ना, सिंपल मैथ्स लगाओ, m2 इंटू एल और प्लस माइनस माइनस m2 इंटू एक्स, m2 इंटू एल और माइनस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से आ जाएगा m2 इंटू एल। हाँ भाई ये अच्छा, इसके आगे माइनस था, आई एम वेरी सॉरी, ध्यान देना, इसके आगे माइनस था, उधर भेजोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सो ये इधर आएगा तो प्लस का m1 एक्स और माइनस m2 एक्स इधर आएगा तो प्लस का m2 एक्स, तो यहां से हो जाएगा m2 l इज इक्वल्स टू, यहां से x कॉमन लोगे तो बनेगा m1 प्लस m2, सही है, m1 प्लस m2, और उसके बाद
इंटू एक्स। अब x की वैल्यू निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड। सो m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू x, यानी कि यहां से x कितना आ जाएगा बताओ, m2l अपॉन में m1 प्लस m2। सही है। लो भाई अब बताओ क्या x की वैल्यू नहीं आ गई? बोलेगा सर कैसे? सर आपको m1 m2 क्वेश्चन में दिया रहेगा, m1 m2 क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक। तुम्हें बस ये बताना था कि x की वैल्यू क्या है, और चाहे l माइनस एक्स की वैल्यू। अगर तुम्हें x पता चल गया तो तुम बोलोगे ना m1 वाले, मान लो x 2 सेंटीमीटर, तो m1 वाले एंड से 2 सेंटीमीटर चले जाओ, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। m1 m2 दिया रहेगा, रॉड की लेंथ दी रहेगी, या m1 m2 के बीच का, मान लो ये रॉड नहीं भी है, क्योंकि आपको पता है ये सेंटर ऑफ मास कहाँ आ सकता है, स्पेस में भी आ सकता है। तो ध्यान से चेक करिए बच्चों कि ये बस मैंने ये जो लाइन व्हाइट कलर की खींची है ना, ये रॉड हो भी सकता है, नहीं भी, आप उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि क्या पता मास m1 m2 रखे हैं, उसके बीच में कुछ कनेक्शन ना हो, वो कनेक्टेड नहीं है मास, उसके बावजूद भी सेंटर ऑफ मास स्पेस में तो आ सकता है ना, ठीक। तो m1 m2 दिया है, दोनों के बीच का डिस्टेंस l दिया है, तो क्या तुम x नहीं निकाल सकते हो? ये वाले फॉर्मूले से। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या फॉर्मूला याद करेंगे? नहीं भाई, फॉर्मूला नहीं याद करोगे, अपने आप हो जाएगा, टेंशन मत लो। दिखाते हैं आपको कैसे, देखिए ध्यान से देखिए। अच्छा इसी में थोड़ा करामात करें क्या, इसी में, इफ m1 इज इक्वल्स टू m2, मान लो दोनों मास अगर इक्वल हो जाते थे, खुद सोचो, अगर दोनों मास बच्चों इक्वल हो जाते हैं, ठीक, m1 अगर m2 के इक्वल हो जाता तो ये मिड पॉइंट में आना चाहिए था l/2 पे। आइए चेक करते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं, x का वैल्यू l/2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो x इज इक्वल्स टू m2 की जगह भी m रखोगे इंटू एल, भाई मास m1 m2 दोनों बराबर है, m के इक्वल आपने मान लिया, तो m1 की जगह भी m और m2 की जगह भी m। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, m इंटू एल अपॉन m प्लस m2m। सो m से m कट जाएगा, तो x कितना आ गया बताओ, l/2। तो यही तो पढ़ा रहा हूं भाई, यही तो पढ़ा रहा हूं कि दो मासेस अगर इक्वल हैं, ये भी मास m है, ये भी मास m है, और इनके बीच का डिस्टेंस इस बार मैंने डॉटेड लाइन से दिखा दिया, ताकि आप कहीं ये मत समझ जाओ कि हमेशा ही दोनों में कनेक्शन होता है एक रॉड के द्वारा, ऐसा जरूरी नहीं है। बस दो मासेस अगर रखे हुए इक्वल मास और इनके बीच का डिस्टेंस अगर कितना है, l है, तो इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ बैठेगा, चेक कर लो। ये वाले एंड से x था, x की वैल्यू l/2 आ रही, तो ये वाले एंड से l/2 आ जाओ अगर मास इक्वल है तो। ये लो, और ऑब्वियसली अगर ये l/2 हो गया तो ये भी l/2 हो गया, और यही पॉइंट क्या है आपका, यही पॉइंट क्या है आपका, कॉम है, ठीक। यही पॉइंट क्या है आपका, सेंटर ऑफ मास है, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब ध्यान दीजिएगा जरा, ध्यान से चेक करिए, इसकी एक समरी आप नोट कर लो, जो कि अभी क्वेश्चन में आपको काम आएगा, ठीक। इसकी आप एक समरी नोट कर लो कि जल्दी जल्दी सवाल कैसे करोगे। जल्दी जल्दी सवाल करने के लिए आप इसको इस तरीके से देखिए। मान लीजिए बच्चों आपका मास कितना है, m1 है, ठीक, और मास कितना है, m2 है, और मान लीजिए सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ रहा है, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, ये कॉम है, और कॉम ये वाले एंड से कितना है, l1 है, ठीक, m1 से l1 है, और m2 से ये l2 पे है, सही। और टोटल लेंथ कितना है दोनों के बीच का, या टोटल डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, दोनों m1 m2 बीच का l। तो बताओ ध्यान से, अगर तुम्हें l1 निकालना होगा, ध्यान सुनो, अगर तुम्हें क्या निकालना होगा, l1, तो l1 किसके साइड से, m1 के साइड से, तो पता है आप m1 को छोड़ के दूसरा मास ले लो m2, ठीक, और इनटू क्या कर दो, टोटल लेंथ, और डिवाइडेड बाय क्या कर दो, m1 प्लस m2, खेल खत्म। l1 निकाल रहे हो तो l1 के साइड वाला मास छोड़ के दूसरा वाला मास ले लो, उसको मल्टीप्लाई कर दो टोटल लेंथ से, और अपॉन में m1 प्लस m2 कर दो। इसी तरीके से मान लो तुम l2 निकालते तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, अगर तुम L2 निकाल रहे हो तो L2 M2 के साइड से, M2 के साइड से सेंटर ऑफ मास पे आने वाला लेंथ है, ठीक, ये यहां से यहां, तो L2 वाले साइड का मास छोड़ दो, इधर वाला मास ले लो M1 इंटू क्या कर दो, टोटल लेंथ L अपॉन में M1 प्लस
m2। सही है। क्या यही काम आपने पीछे नहीं किया था, बताइए। क्या यही काम आपने पीछे नहीं किया था? हालांकि पीछे आपको मास मोमेंट पूरा लगा के दिखाया, लेकिन आप समझो जरा, कुछ ऐसा था। अभी जो पीछे सिस्टम बनाया m1 m2, ये डिस्टेंस l था, यहां आपका कॉम था, ये x था, और ये l माइनस एक्स था, और ये वाला पॉइंट क्या था आपका, कॉम था। तो x क्या निकल के आया था, सोचो। अब x इसकी तरफ से ना, m1 की तरफ से, तो m1 को छोड़ के वाला मास लोगे m2 इनटू में टोटल लेंथ अपॉन में m1 प्लस m2। क्या यही नहीं आया था अभी डेरिवेशन, बताओ। m2 इंटू एल अपॉन m1 प्लस m2। बस यही है, और क्या। ठीक नाउ, अब देखो बच्चों, अभी आपने क्या किया। अच्छा एक चीज और, ये डिस्क्रीट सिस्टम आप पढ़ रहे हो, कौन सा है, डिस्क्रीट सिस्टम, क्योंकि दो अलग अलग पार्टिकल थे ना, ये दो डिस्क्रीट पार्टिकल हैं अलग अलग, बिल्कुल। अगर दो से ज्यादा पार्टिकल हो तब कैसे निकालोगे, अभी तो दो पार्टिकल के लिए पढ़ाया, दो से ज्यादा पार्टिकल के लिए, दो से ज्यादा पार्टिकल के लिए। सो ध्यान से चेक करिए, पोजीशन ऑफ कॉम फॉर मल्टीपल डिस्क्रीट पॉइंट्स, पोजीशन, अभी 2 पॉइंट सिस्टम लिया था, अब दो से ज्यादा पार्टिकल्स होंगे। पोजीशन ऑफ कॉम फॉर मल्टीपल discrete point masses, for multiple discrete point masses, for multiple discrete point masses। ओके। अब इसको देखो बच्चों किस तरीके से करेंगे, ध्यान सुनो। मल्टीपल में तो बच्चों कितने भी मास हो सकते हैं, है ना, 2 मास, 3 मास, 4 मास, 10 मास, 50 मास, ओके, कुछ भी हो सकता है। सही है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लास जरूर रिवाइज करके आएगा, नहीं नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगी। ध्यान सुनो, हम यहाँ 3 पार्टिकल ले रहे हैं, कितने, 3 पार्टिकल, ठीक। तो क्या आप 3 पार्टिकल बनाने के लिए तैयार हैं, 3 पार्टिकल्स आप बनाने के लिए तैयार हैं, कहां पर सर, 3 डायमेंशनल स्पेस में। ओके, सो ये आपकी y एक्सेस है, ये आपकी z एक्सेस है, और ये है आपकी क्या, x एक्सेस, ठीक। ये x एक्सेस, ये z एक्सेस, और ये आपकी क्या हो गई, y एक्सेस। सही है। नाउ स्टूडेंट्स ध्यान दें, टोटल 3 मासेस मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, सो यहां पर है बच्चों क्या, आपका मास m1, ठीक है, थोड़ा समझिएगा भाई, मास m1, और यहां कहीं है मास आपका m2, एंड यहां कहीं है मास m3, और यहां कहीं है मास m3। सही है। ओके नाउ, और सुनो मेरी बात ध्यान से, 3 पार्टिकल, आप 4 ले लो भाई, 10 ले लो, 3 से समझा रहा हूं, मल्टीपल में 3 बहुत हो गया, ठीक है ना। आप 4 ले सकते थे, 3 से आपको समझा रहा हूं। सुनो, इन सबका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं होगा, तो मान लो बच्चों इनका सेंटर ऑफ मास मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये वाले पॉइंट पे कहीं, ठीक। ये वाले पॉइंट पे क्या है, सेंटर ऑफ मास है, ये वाले पॉइंट पे क्या है, इनका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या बनाया, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1, यहां ओरिजिन से आएगा r1, बोलो r1 क्या है, बोलो r1 वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m1। इसी तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ मास m2 आपने बनाया, ओरिजिन से बनेगा ना पोजीशन वेक्टर, तो ठीक। इसी तरीके से आपने क्या बनाया, पोजीशन, ये स्कूल में डेरिवेशन आता है, नोट कर लीजिएगा, डेरिवेशन इन स्कूल, ओके, इन स्कूल, ये प्रूफ करने के लिए आएगा, ठीक। नाउ, और आपने m3 का पोजीशन वेक्टर अज्यूम किया कि, अब सुनो भाई, सेंटर ऑफ मास का भी तो कुछ ना कुछ पोजीशन वेक्टर होगा, सेंटर ऑफ मास का भी तो कुछ ना कुछ होगा, यस सर होगा। सेंटर ऑफ मास, अब पता क्या बोलेगा कि आपको कैसे पता चला इनका सेंटर ऑफ मास यहीं पर है, अरे भाई मुझे क्या पता भाई वही तो निकालना, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तीनों का, इसीलिए तो ब्लू कलर से दिखाया है, मैं तो अज्यूम कर रहा हूं कि 3 पार्टिकल सिस्टम है और 3 डिस्क्रीट पॉइंट मासेस रखे हैं अलग अलग, ठीक है ना, और इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आता है स्पेस में, है ना। तो भाई उसी की तो खोज करनी है ना मुझको, है ना। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि जहां पर भी इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है, उसका उसका कुछ तो पोजीशन वेक्टर होगा। तो इसके पोजीशन वेक्टर को आपने दिखाया कैसे, आर कॉम से, कैपिटल आर कॉम से, वेक्टर आर,
सेंटर ऑफ मास। ठीक, ये हो गया। अब ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्या हम निकालते हैं मास मोमेंट ऑफ मास m1, मास मोमेंट जो कि एक टूल है ऑफ मास m1। m1 का मास मोमेंट, हाँ भाई जरा बताइए मास मोमेंट कैसे निकलता है, मास मोमेंट कैसे निकलता है बताइए। मास इंटू पोजीशन वेक्टर, मास इंटू पोजीशन वेक्टर। अब ध्यान से चेक करिएगा, जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे हो, है ना, जिस पार्टिकल की आप बात कर रहे हो, उस पार्टिकल को आप किससे ज्वाइन करो, मैं आपको बताता हूं, उसके पोजीशन वेक्टर को आप आर कॉम से ज्वाइन कर लो। अब आपके पास एक ट्रायंगल आएगा भाई, ध्यान सुनो, ये वाला ट्रायंगल आ रहा है, हाँ कौन सा ट्रायंगल, ओ, और ये वाले पॉइंट का नाम रखा सपोज ए। अब जिसका वेक्टर में हाथ तंग होगा वो परेशान होगा। ट्रायंगल ओ ए बी में देखो, इन एक बार दिखा देता हूं, इन ट्रायंगल ओ ए बी, ओ ए बी में देखिए, ट्रायंगल ओ ए बी में वेक्टर एडिशन लॉ लगाओ ट्रायंगल वाला, तो वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ बी आ जाएगा, यानी कि कुछ ऐसा आएगा। ओ ए, ओ ए किसको दिखा रहा है, आर कॉम को, चेक कर लो ना भाई, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर क्या है, आर कॉम। सो ओ ए किसको दिखा रहा है, वेक्टर आर कॉम को, सेंटर ऑफ मास के पोजीशन वेक्टर को। ए बी किसको दिखा रहा है, ए बी किसको दिखा रहा है, ए बी दिखा रहा है, बस ए बी आपको निकालना है एक्चुअल में, ए बी आपको क्या है निकालना है, ठीक, ओके। नाउ इज इक्वल्स टू ओ बी, ओ बी किसको दिखा रहा है, वेक्टर आर वन को, ठीक। अब यहां से आप ए बी निकाल सकते हो, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बताओ, ये आर कॉम उधर जाएगा, सो माइनस हो जाएगा, माइनस ये वेक्टर एडिशन हो रहा है भाई, चेक कर लो, ठीक। तो इस तरीके से बच्चों आपका जो मास मोमेंट ऑफ मास m1 आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, ध्यान से चेक करिए, m1 इंटू m1 का पोजीशन वेक्टर। अब कुछ लोग बोलेंगे m1 का पोजीशन वेक्टर क्या है, r1 है, उससे क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हो, ऐसा आप बोलोगे, बोल सकते हो बिल्कुल। भाई बात बताओ, m1 की पोजीशन आप दो तरीके से बता सकते हो, ठीक। भाई m1 की तुमको पोजीशन ही जो बताना है, चाहे इस वेक्टर ए बी की हेल्प से बता दो, ये भी तो उसका पोजीशन वेक्टर एक तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है ना, ये भी तो इसका पोजीशन वेक्टर है। भाई m1 तक पहुंचना है, तुम ए बी के लॉन्ग भी आ सकते हो ना। तो ए बी की मैंने वैल्यू निकाल ली किसके टर्म्स में, r1 और r कॉम के, क्योंकि r कॉम को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है, क्योंकि r कॉम किसका पोजीशन वेक्टर है, सेंटर ऑफ मास का। भाई सेंटर ऑफ मास का अगर तुम्हें पता करना है तो r कॉम को तुम्हें इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, इसलिए हमने कराया, ठीक। तो हमने क्या किया, मास m1 को मल्टीप्लाई किया किसके साथ, इस वेक्टर के साथ, किसके साथ, वेक्टर ए बी के साथ। कितना आ रहा है चेक कर लो, r1 माइनस आर कॉम। अब बस इसी तरीके से, अब मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, मास मोमेंट ऑफ मास m2, अगर तुम m2 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा इसी तरीके से। अब बोलेगा सर कैसे करें, तो सुनो भैया, कहाँ गया मास m2, ये रहा, ठीक। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या करना है, इसको यहां ऐसे करके ज्वाइन करोगे, अब तुम्हें ये वाला ट्रायंगल मिलेगा, कौन सा वाला सर, ओ ए, और ये वाले पॉइंट का नाम तुमने रखा डी। तो ट्रायंगल ओ ए डी में ध्यान से चेक करना, इसको तुम कैसे निकालोगे, वे वेक्टर ए डी को कैसे निकालोगे बताओ, चेक कर लेना, आर कॉम और मास m2 का पोजीशन वेक्टर क्या था, r2, ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर आर कॉम और प्लस वेक्टर ए डी इज इक्वल्स टू, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, r2, ठीक। तो यहां से एडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ, r2 माइनस आर कॉम, बस। सो m2 इंटू क्या करेंगे, r2 माइनस आर कॉम। और इसी तरीके से मास मोमेंट ऑफ m3, मास मोमेंट ऑफ मास m3, ये कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा m3 इंटू, अब आप क्या करोगे बताओ,
अब आप ए को ज्वाइन करोगे इससे और इसका कुछ ना कुछ नाम रख दोगे, ये वाले पॉइंट का लेट अस से ई, और ट्राइंगल कौन सा पकड़ोगे, ओ ई ए। सो ट्राइंगल ओ ई ए में देखिए वेक्टर ओ ए और प्लस वेक्टर ए ई इज इक्वल्स टू वेक्टर ओ ई। वैल्यू रख दो, ओ ए किसको दिखा रहा है, ओ ए किसको दिखा रहा है, आर कॉम को, और प्लस ए ई किसको दिखा रहा है, ए ई आपको निकालना है। मतलब सभी मास को उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक तरीके से, ठीक है ना। ओ ई कितना है, ओ ई कितना है, R3। ठीक, अब ए ई कितना निकल के आ जाएगा यहाँ, ए ई ही क्या है, किसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, M3 का। सो यहां से आ जाएगा R3 माइनस आर कॉम। ठीक, सो यहां से M3 इंटू ये वेक्टर R3 माइनस आर कॉम। सही है। अब सुनो, अभी पीछे एक बात पढ़ाई थी क्या, बताओ, कि सभी मास मोमेंट को ऐड करके क्या रखना है, 0 के इक्वल रखना है। पढ़ लो क्या लिखा है, बताओ कि मास मोमेंट वो टूल है जो ये बताता है कि कॉम एक ऐसा पॉइंट है अबाउट विच द टोटल मास मोमेंट इज इक्वल टू 0। यानी कि अब आपको टोटल मास मोमेंट इज इक्वल टू क्या करना होगा, 0। सो टोटल मास मोमेंट इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब टोटल मास मोमेंट इज इक्वल टू 0 कर दीजिए। सो टोटल मास मोमेंट इज इक्वल टू 0, यानी कि ये जो मास मोमेंट आया है, ये जो मास मोमेंट आया, ये जो, इसको ऐड करके 0 के इक्वल रख दीजिए। ठीक, सो फर्स्ट वाले का मास मोमेंट m1, ओके, और वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r कॉम, और दूसरे का कितना है, m2 इन द ब्रैकेट वेक्टर r2 माइनस r कॉम प्लस m3 इन द ब्रैकेट वेक्टर r3 माइनस r कॉम इज इक्वल्स टू 0। सही है। तो यहां से क्या हो जाएगा, m1 r1 और माइनस m1 r कॉम, ठीक, और प्लस m2 r2 प्लस माइनस माइनस m2 r कॉम और प्लस m3 r3 प्लस माइनस माइनस m3 r कॉम इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब थोड़ा ध्यान दोगे क्या, ध्यान से चेक करो, आप राइट हैंड साइड भेज दो, किसको, इसको नेगेटिव वाले को, इस नेगेटिव वाले को और इस नेगेटिव को, तो तीनों जाके राइट हैंड साइड कैसे हो जाते हैं आपके, पॉजिटिव। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 और प्लस m3 r3 इज इक्वल्स टू, ये राइट में जाएगा। ज़्यादा टेंशन मत लो, अभी जब डेरिवेशन कर लेंगे नेक्स्ट क्लास होगी, बहुत इजी लगेगा आपको कैलकुलेशन न्यूमेरिकल में करना। एक दो बार इसकी बस आप बस देख के आइएगा, प्रैक्टिस भी नहीं करके आओगे तब भी चलेगा। m1 r कॉम, ठीक, और प्लस ये जाएगा राइट में, सो m2 r कॉम और प्लस m3 r कॉम। r कॉम क्या है भैया, पोजीशन वेक्टर किसका, सेंटर ऑफ मास का। अब एक बार बताओ, नेक्स्ट स्टेप में तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो आपका एज इट इज रहेगा, सही है ना, और राइट हैंड साइड कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड में आप यहां से अगर कॉमन लोगे किसको, आर कॉम को, ठीक। सो क्या हो जाएगा, आर कॉम ब्रैकेट में m1 प्लस m2 प्लस m3 बचेगा, m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ध्यान दो, आर कॉम में पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई है, ये पूरा m1 प्लस m2 प्लस, ये इधर आके डिवाइड मार देगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से वहां से वो राइट हैंड साइड से यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा, बोलो, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल्स टू आर कॉम। अब एक बार बताओ, राइट में आर कॉम लिखो भाई, आर कॉम इसके इक्वल है, तो राइट से हटा के मैं इसको ऐसे दिखा दूं, कोई समस्या, ये लो भाई, आर कॉम इज इक्वल्स टू क्या आ गया बताओ, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ध्यान से सुनो, और आर कॉम क्या है, आर कॉम इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ मास। अब सुनो, कुछ लोग सोच रहे होंगे r1 r2 r3 क्या, अगर आपने वेक्टर ठीक से पढ़े तो r1 क्या रहा होगा,
ध्यान से सुनिएगा भाई, m1 के कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, पॉइंट m1 कहाँ होगा, x1 कॉमा y1 कॉमा z1 पे, ठीक। और मास, तो एक बार बताओ जरा, अगर मास m1 के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ठीक है, 3D में आपको पता है ना, x y z कोऑर्डिनेट आप अज्यूम करते हो, मास m1 तक पहुंचने के लिए x1 y1 z1 आप करोगे और दिन से तब तो आप यहां तक पहुंचोगे। तो बताओ r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बोलो r1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r1 को कैसे बनाओगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप और प्लस z1 k कैप। इसी तरीके से अगर आपको कहां पहुंचना है, मास m2 पे, तो मास m2 के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x2 y2 z2, सही है। तो मास m2 का पोजीशन वेक्टर r2 कैसे बनेगा, वेक्टर r2 इज इक्वल्स टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप और प्लस z2 k कैप। और इसी तरीके से बच्चों, अगर आप मास m3 तक पहुंचना चाहते हो, m3 के कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, m3 के कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, m3 के कुछ तो कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, ठीक। तो m3 के कोऑर्डिनेट सपोज मैं दिखा रहा हूं, x3 y3 z3 से, तो वेक्टर r3 कितना हो जाएगा आपका, वेक्टर r3 कितना हो जाएगा बताओ, x3 i कैप प्लस y3 j कैप और प्लस z3 k कैप, सही है ना। अब ध्यान से सुनिए, और r कॉम के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ध्यान से सुन लेना, r कॉम के भी तो कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, उसको हम क्या बोलें, बहुत ध्यान सुन लेना भाई, r कॉम के कोऑर्डिनेट्स होंगे, इसका x कोऑर्डिनेट x कॉम से, y कोऑर्डिनेट इसका y कॉम से और z कोऑर्डिनेट इसका z कॉम से दिखा रहे हैं, सही है। तो ध्यान से जरा चेक करिएगा बच्चों। अब मैं फुल एंड फाइनल बात करता हूं आपसे, और ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में है सब कुछ, ये तो आपका वेक्टर फॉर्म में है सब कुछ, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, इन जिससे आपके सवाल होंगे, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, इन, अब सिंप्लीफाइड आपको करके दिखाना नहीं है ना एग्जाम में ना यहाँ पर, करना हो जिसको ट्राई कर सकता है, मैं बता दूंगा कैसे हो जाएगा। इन सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आपको याद करना है, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ध्यान से सुनो, एक्स कॉम कितना आ जाएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस एंड सो ऑन टू, जितने भी पार्टिकल हो, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या अंदाजा लगा पा रहे हो, x कॉम क्या है, चलो पहले पूरा लिख देते हैं। इसी तरीके से y कॉम कितना आ जाएगा, इसी तरीके से y कॉम कितना आ जाएगा बताइए, m2 y2 सॉरी m1 y1 और प्लस m2 y2 और प्लस नेक्स्ट क्लास जो करेंगे बहुत इजी होगी, टेंशन मत लो, m3 y3, बस इतना आप पढ़ के आना। और एक फुल एंड फाइनल बात अभी आपको बताऊंगा, उसको आप ध्यान रखिएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड डॉट 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 कर लो, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना। ओके, एंड z कॉम कितना आ जाएगा, m1 z1 प्लस m2 z2 प्लस m3 z3 प्लस एन डॉट डॉट डॉट, क्या पता और भी पार्टिकल्स हो, सही है, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब सुनो, इसी बात को कैसे लिखा जाता है, ये जो लिखा हुआ है ये, इसी बात को ऐसे लिखता है क्या किताबों में, समेशन ऑफ mi xi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi। ओके, किसको लिखता है, x कॉम को, ठीक। और y कॉम को कैसे लिखता है, समेशन ऑफ mi yi, ठीक, अपॉन में समेशन ऑफ mi, करेक्ट। और z कॉम को कैसे लिखता है, समेशन ऑफ mi zi डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi, करेक्ट। समेशन आपको ओपन करना आता है,
अगर आपको एक्सकॉम निकालना होगा तो बस आई की जगह 1 2 3 4 रखते जाओगे, ऐड करते जाओगे, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस m4 x4 प्लस m5 x5 एंड सो ऑन टू जितने पार्टिकल हैं डिवाइडेड बाय सारे पार्टिकल्स का मास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। ठीक है, तो ये जो एक्सकॉम निकल के आ रहा है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और जरा बात करते हैं। सुनो, बॉडी का सेंटर ऑफ मास जिस स्पेस में जिस भी पॉइंट पे होगा उसके भी तो एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट होंगे, तो वही एक्स कॉम वाई कॉम और जेड है, यानी कि एक्स कॉम वाई कॉम और जेड कॉम क्या है, सेंटर ऑफ मास के स्पेस में उस बॉडी का टोटल मास जहां पर कॉन्सेंट्रेटेड माना जाएगा, ठीक है, उस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट। सो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ये क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वाई कॉम क्या है, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, और जेड कॉम क्या है, जेड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, ओके। बाकी ये x1 y1 z1 क्या है, x2 y2 z2 क्या है, तो ये आप साफ साफ डायग्राम में देख सकते हैं। x1 मास m1 का x कोऑर्डिनेट है, x2 मास m2 का x कोऑर्डिनेट है, और x3 मास m3 का x कोऑर्डिनेट है। इसी तरीके से y1 y कोऑर्डिनेट है मास m1 का, y2 y कोऑर्डिनेट है मास m2 का, और y3 y कोऑर्डिनेट है मास m3 का। इसी तरीके से z1 z2 z3 मास m1 m2 m3 के z कोऑर्डिनेट्स हैं। समझ में आया क्या चल रहा है? बहुत सारे डिस्क्रीट पार्टिकल्स हैं, उन सभी पार्टिकल का अपना अपना मास है, उन स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक पूरा सिस्टम बना रहे हैं, और उस पूरे सिस्टम का आपको मास कॉन्सेंट्रेटेड मानना है स्पेस में एक पॉइंट पे, जिस पॉइंट को आप क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ मास, और उस सेंटर ऑफ मास के एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट को पता करने का, फाइंड करने का, क्योंकि वहां तक पहुंचना पड़ेगा, आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, तभी तो आपको कॉम की लोकेशन पता चलेगी। ठीक, तो उसको निकालने का फॉर्मूला ये रहा। ठीक, ये आया कहां से है, तो ये भैया इसी से आया है, ये इसी से आया है। कैसे, अगर हम इसको पूरा सिंप्लीफाई करेंगे, है ना, R1 की वैल्यू रख के, R2 की वैल्यू रख के, R3 की वैल्यू रख के, आप समझ सकते हो। ठीक है, क्या मैं यार करके दिखा दूं, इतना टाइम समझो यार बात को, देखो थोड़ा, वैसे मुझे करना आना नहीं चाहिए, इतने आप समझदार हो। यहाँ पर देखो ना, आप कंपेयर करके निकाल लोगे ना भाई। आर कॉम आपने क्या पढ़ा, बताओ, M1, अब मैं 3 पार्टिकल लेकर के दिखा रहा हूं बस, है ना। ठीक, मैं 3 पार्टिकल के लेकर के दिखा दे रहा हूं जल्दी से। ठीक, ये वेक्टर है। अब जरा जल्दी से देख लो, R1 R2 R3 तुमने बनाया था, बोलो कहाँ गया। R1 R2 R3 तुम्हें बना के दिखाया था मैंने। ठीक, तो यहीं पे आर कॉम भी बना लो जल्दी से, या आर कॉम में अलग से बना के दिखा दो। हाँ, आर कॉम कैसे बनाओगे, डायग्राम देखो इधर आओ। ये आर कॉम कैसे बनाओगे, आर कॉम क्या है, पोजीशन वेक्टर है किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो आर कॉम कैसे बनाओगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर कॉम कैसे बनेगा बोलो, वेक्टर आर कॉम कैसे बनेगा, एक्स कॉम आई कैप और प्लस वाई कॉम जे कैप और प्लस जेड कॉम के कैप। ठीक, अब रख दो वैल्यूज, आंसर आ जाएगा। इसकी जगह क्या रखोगे बताओ, एक्स कॉम आई कैप प्लस वाई कॉम जे कैप और प्लस जेड कॉम के कैप। ठीक, और सुनो, पहले इसको 3 पार्ट्स, हाँ चलो रखो, M1 R1 की जगह क्या रखोगे, x1 आई कैप, अरे यार बड़ा लंबा हो जाएगा भाई, मैंने नहीं सॉल्व करना चाहिए, जे कैप प्लस Z1 के कैप, ओके, और प्लस M2 R2 की जगह x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप। सॉल्व नहीं करना है यार, आप बस फॉर्मूला याद करके आइएगा, मैं आपको थोड़ा अंदाजा दे देता हूं बस। यहाँ पर M3 ये कितना हो जाएगा बोलो, x3 आई कैप और प्लस y3 जे कैप और प्लस Z3 के कैप, है ना,
एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब बताओ भाई, तुम x वाले सारे एक पास लेके आओगे तो क्या बनेगा बताओ? m1 x1 i कैप, और i कैप सब में से कॉमन हो जाएगा, सो m1 x1 और प्लस m2 x2 और प्लस m3 x3। हाँ, और इसके नीचे क्या लिख सकते हो तुम? m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक, यहाँ पे i कैप है ना, इसको 3 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे। सो अब तुम इसी तरीके से किसके लिए निकालोगे? सबके y वाले पास पास लेके आओगे, m1 y1 प्लस m2 y2 और प्लस m3 y3। ओके, और j कैप कॉमन, और अपॉन में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 प्लस m3। अब ये भी कैलकुलेशन ना समझ पाओ तो मैं क्या ही करूँगा क्लास 11 में। उसके बाद m1 z1 प्लस m2 z2, बस मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसको देख लो, m3 k कैप एंड होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। जिसको नहीं समझ में आ रहा खुद सोच लो यार, इसका एलसीएम लोगे भाई, जोड़ो पाड़ोगे सबको, फिर से वैसा लिख सकते हो आप। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बताओ? कंपेयर करना शुरू करो आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ। तो इधर आई कैप के साथ क्या लगा है? एक्स कॉम, और उधर आई कैप के साथ ये पूरा लगा हुआ है। एक्स कॉम की वैल्यू क्या आ गई? यही तो पढ़ाई है भाई, एक्स कॉम m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। जे कैप के साथ क्या लगा है? दोनों वेक्टर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाले इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट्स इक्वल होंगे, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट। तो वाई कॉम कितना आ रहा है और जेड कंपोनेंट कितना आ रहा है? के कैप वाला। क्या समझ? मैंने 3 पार्टिकल के लिए दिखाया, आप कितने पार्टिकल ले सकते हो? तो आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब एक काम करिए बच्चों, इसको यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको भेज देता हूँ, लास्ट वाला फॉर्मूला बस रिवाइज करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चंस करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके चलिए।